गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ क्या मिलता है? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिससे आप अपने टॉपिक को एजुकेटर से बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो। साथ में पोल के माध्यम से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। जो भी कोर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। यहाँ जो लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी देख सकते हो। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए जल्दी से और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? मैं हरीश कुमार गौतम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। जैसे आप जानते हो मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो जो आपको ये मेरा एक्सपीरियंस है इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप भी सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। तो जो ये एक्सपीरियंस है इससे आपको पता चलेगा बहुत बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कंटेंट पढ़ना है आपको, क्या अप्रोच बेस्ट रहेगी जिससे कि आपका सीसेट विदाउट यानी किसी टेंशन के प्रेशर के आराम से निकल जाए। ठीक है? ज्यादा आपको थोड़ी सी मेहनत क्या रहेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ जितना आपको बता रहा हूँ उतना करिए और आपका ये मानिए बिल्कुल सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कोई हवा थोड़ी है सीसेट, समझ रहे हो ना? हाँ, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है, चीजों को समझना है अच्छे से और आप देखिए कॉन्फिडेंट खुद बिल्डअप होगा। ठीक है? चलिए, तो जो बच्चे नए हैं अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जिससे कि आपको क्या है, टेलीग्राम से पीडीएफ मिलती रहेंगी, साथ में ही सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लासेस के बारे में। यहाँ आपको जैसे पता है मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ और जो वहाँ मेरी डेली क्लासेस रहती हैं, टाइमिंग जैसे 5 बजे है, कभी एक्स्ट्रा यानी क्लास होनी होती है तो उसके लिए आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने से क्या होगा, एक तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की, स्पेशल क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, साथ में ही पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। क्लियर है? अगर बात करें यहाँ क्लास के बारे में तो मैंने बहुत सारे टॉपिक यहाँ रीजनिंग के भी पढ़ाए हैं और मैथ्स के भी पढ़ाए, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है? अनअकैडमी पर मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ बात करें तो बहुत सारे कोर्स पहले से चल रहे हैं, साथ में ही समय समय पर आपके लिए कोर्स आते रहते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन प्लस के माध्यम से ले सकते हो, अगर प्लस के माध्यम से लेते हो और तो आपको यहाँ क्या है, क्रैश कोर्स के लिए भी ले सकते हो या कंप्लीट कोर्स के लिए भी ले सकते हो। कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा रेफरल कोड HKG1 आप जैसे ही यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में ही आपको हर स्टेज पर गाइडेंस मिलेगी। क्लियर है? जैसे भी आपको चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रॉपर टीम के द्वारा गाइडेंस मिलेगी। यहाँ उन बच्चों के लिए भी कोर्स आ गया है, यानी जो बच्चे स्कूल स्टडी कर रहे हैं अभी, जैसे 11th क्लास में है, 12th क्लास में, तो इनके लिए 3 इयर्स का भी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप जैसे 1 ईयर का लेते हो तो 49,500 फीस है। तो अगर मेरा रेफरल कोड HKG1 अगर आप यूज करोगे तो फी हो जाती है 44,550 ओनली। क्लियर है? यहीं अगर आप आइकॉनिक में लेते हो तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का प्लान है। सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो मेरा रेफरल कोड HKG1 आप यूज करिए और डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या होता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। यहाँ ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेरा रेफरल कोड HKG1 आप यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको हर किसी सब्सक्रिप्शन पर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल से। तो बात करेंगे सीसेट के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपर आपके, यानी एग्जाम, यानी जैसे 19 है, 18 है, 20 है, 17 है, जो भी एग्जाम में यानी हुए हैं तो उन पे बात करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर बात करें सीसेट, देखो सीसेट आपको पता है क्या है। सीसेट सीसेट है जो यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीएससी, सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम, इनके लिए आपको पता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस फर्स्ट
और एक होता है जीएस सेकंड। क्लियर है, आप जानते हो जीएस सेकंड वाला जो पेपर है उसे ही सीसेट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात करें इसके एग्जाम के बारे में, मतलब इस जो पेपर है इसका क्या आपको इंपोर्टेंट है, यानी कि प्रीलिम्स में कितना इंपोर्टेंट है ये पेपर प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप यूपीएससी के लिए, सीएससी के लिए। देखो बात करें, अगर आप सीसेट में अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपका पेपर फर्स्ट भी, आपकी पेपर फर्स्ट की भी कॉपी नहीं चेक होगी, मतलब आप फेल हो जाओगे पूरी तरह मेंस के लिए, यानी मेंस के लिए नहीं जा सकते हो। तो देखो अगर बात करें सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है, सबसे पहले अगर बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम कितना रहता है, टाइम रहता है आपके लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट। क्लियर है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 यानी 3:1। 3:1 का मतलब क्या है, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही वाला है वो भी आपका काट लिया जाता है। आपको मैंने बताया क्वालिफाइंग नेचर का केवल 33% मार्क्स लेके आने, केवल 33% मार्क्स लेके आने और आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। क्लियर है, अब ये जो अचीवमेंट है आपको केवल 33% मार्क्स की, ज्यादा टिपिकल नहीं है, कोई हुआ नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं, इसे डरना नहीं है बिल्कुल। और कुछ क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट में भी इसमें हार मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट रखना है, नहीं आपको डरना है। क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस पे काम करना है, बात करेंगे। इस पे काम करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए आपको पता है यहां अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा, जैसे क्वेश्चन ज्यादा कहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो मैथ्स के टॉपिक से आते हैं, मैथ्स के से आते हैं, रीजनिंग के से टॉपिक से आते हैं, रीजनिंग के टॉपिक से आते हैं और कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक से आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्लियर है, जैसे अगर बात करें ऑन एन एवरेज मैथ्स और रीजनिंग को मिला के ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कहां से आ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग को मिला के अगर बात करें 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही कॉम्प्रीहेंशन को बात करें, कॉम्प्रीहेंशन को बात करें तो 20 से 30 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं ऑन एन एवरेज। अभी तक का जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनको एक बार एनालिसिस करके ये रेशियो निकलता है। क्लियर है, तो देखो हमें करने केवल क्वेश्चन कितने हैं क्वालिफाइंग होने के लिए, केवल आप अगर 27 प्रश्न बिल्कुल पूरे पूरे सही क्वेश्चन कर देते हो तो आप पास हो जाते हो। क्लियर है, लेकिन एक और चीज है नेगेटिव मार्किंग। तो हमें अचीवमेंट कितनी करनी है, ज्यादा नहीं। अगर आप जैसे एक रणनीति के एनालिसिस किया जाए, एक रणनीति बनाई जाए, तो बिल्कुल वो बच्चे जिन्हें वास्तव में क्वालिफाई करना है और बहुत ही यानी कि कम मेहनत में करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है ये एग्जाम। तो करना क्या है इसके लिए, देखो आप अगर बिल्कुल सेफ जोन में तब होते हैं, अगर बिल्कुल सेफ जोन में लाने के लिए आप अगर 36 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना टोटल, लेकिन विद एक्यूरेसी के साथ 36 प्रश्न भी कर लिया आपने, फिर भी मैं मान के चल रहा हूं अगर 36 क्वेश्चन किए और फिर भी 3 क्वेश्चन गलत हो गए, कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 3, तो हमने किए कितने थे, 36, गलत कितने हो गए, 3, उसमें से भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग के लिए एक गलत हो जाएगा, तो भी आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, 32, कितने सही होंगे, 32। तो आप क्या 36 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अभी आप देखना 36 नहीं, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं, जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होती हैं आपको चीजें समझ में आती हैं ना, पूरा सिलेबस जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, चीजें आप एक बार रिवीजन कर लोगे बहुत ही कम मेहनत में, मैं विश्वास दिला रहा हूँ 50 से 60 भी क्वेश्चन आप करोगे, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। क्लियर है, तो हमें करना क्या है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है, तो आपको पहले एक बार मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको डिस्कस करूंगा, जिससे फिर खुद आप एनालिसिस करना, खुद अपनी क्षमता के अनुसार देखना कि आपको किस पार्ट में ज्यादा स्कोर करना है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग इतना बेस्ट है क्योंकि यहां अगर आपको कॉन्सेप्ट और अप्रोच पता है तो अगर आपने क्वेश्चन को यानी कि आंसर किया है, उसे सॉल्यूशन किया है, तो अगर सही है तो सही होगा, गलत है तो गलत, बशर्ते आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को करते हो तो ठीक है। ये अलग बात है कि बाई मिस्टेक एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर कॉम्प्रीहेंशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ एक्यूरेसी का रेशियो ज्यादा रहता है, तो आप इस पे काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे तब और आप देखिएगा कि कहाँ आपको ज्यादा काम करना है। क्लियर है, तो बात करते हैं सबसे पहले पेपर के बारे में। तो मैं आप 19 और 18 के क्वेश्चन लेके आया हूं, मोस्टली 19 के क्वेश्चन है आज जो डिस्कस करेंगे मैथ्स के, ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बाकी का रणनीति और आगे क्या रहेगी अपन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए
तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पता चलेगा, देखो मैथ्स में कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही प्रश्न देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप भी आंसर बताया करो साथ साथ में। क्लियर है? देखो, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, यानी स्टील के दो भारी खंड हैं। बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। वजन कितना बढ़ जाता है? वजन 60% बढ़ जाता है। कब? जब बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए। मतलब सीधी सी बात ये कहा है, जब बी को ए के साथ जोड़ दिया जाए, बी को ए के साथ जोड़ दिया जाए तो वजन कितना बढ़ जाता है? 60% बढ़ जाता है। यानी पहले जो अकेला ए था उसका जो वजन था उसका 60% बढ़ गया। सीधी सी बात यह है कि अगर बी को हटा लिया जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी को हटा दिया जाए तो अब वजन कितना कम हो जाएगा। तो एक बात बताइए मुझे, मैंने क्या कहा, संसार में जो भी चीज है अपने आप का कितना है? 100%। मैं 100%, आप 100%, ये पेन 100%, सब कुछ 100%। जब अकेला 100 यानी क्या था? ए था। ए अपना अकेला अपने आप का कितना था? 100% था। कितना था? 100%। जब इसके पास में बी आ गया तो ये 60% बढ़ गया, मतलब 100 में 60 बढ़ गया, कितना हो गया? 160% हो गया। बोलो हाँ। या मान लिया 100 था, ये 60 बढ़ गया, कितना हो गया? 160। अगर मैं बात करूं, परसेंट इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें जैसे ही बी हटाया तो कितना, कौन आ गया? अकेला ए हो गया। अकेला ए हो गया तो कितना कम हुआ इसमें से? आप कहोगे सर 60 कम हुआ। कितना कम हुआ? 60। बोलो हाँ या ना। किस में से कम हुआ? 160 में से। तो कमी पूछा है प्रतिशत में, तो 60 कम हुआ किस में से? 160 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा। तो आप कहोगे सर 0 से 0, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से 8 बार। वो बच्चे जिन्हें मैंने फ्रैक्शन बताया सीधे से बताएंगे 3/8 कितना होता है? 37.5। नहीं पता तो 3/8 गुणा 100 और आंसर आएगा 37.5%। कितना आएगा? 37.5%। तो एक तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो। दूसरा कैसे कर सकते हो? अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो 1 सेकंड में बताओगे। कैसे? कितना बढ़ गया? 60%। बताना क्या, कम कितना हुआ। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जवाब आएगा 3/5। कितनी होती है? 3/5। यानी 5 पर कितना बढ़ गया? 5 पर 3 बढ़ गया। तो 5 पे 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 8। 8 हो गया। अब 8 से कम करना है, यानी 8 से कितना कम करना है? 3, तभी तो 5 होगा। यानी 8 से करना है कम कितना? 5 लाने के लिए 3 कम करना है। तो 3/8 कितना परसेंट होता है? 100 का मल्टीप्लाई अगर नहीं करना पड़ेगा, सीधे से आपको अगर पता है 3/8 होता है 37.5%। कितना होता है? 37.5%। मैंने ये सारी फ्रैक्शन आपको बताई है ना। 100% एक होता है, जैसे 1/2 50%, 33 सही, 1/3 कितना होता है परसेंट में? अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में, 1/3, 11.11% कितना होता है? 1/9, 9.09% कितना होता है? जैसे 1/11। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो ये पता होना चाहिए। इनसे क्या है, आंसर आपको बहुत ही कम समय में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ ना बोलते रहा करो। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक रहा, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक प्राप्त किए। क्या अंक? ए ने बी से 20 अंक, सॉरी 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ए ने बी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 20%। देखो, जो कहे आप लिख लो, ए है और ये बी है। कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 20%। कितने अधिक प्राप्त किए? 20%, सॉरी 20% नहीं, 20 अंक, सॉरी। कितने अंक प्राप्त किए अधिक? 20 अंक प्राप्त किए। क्लियर है? जबकि यदि बी ने ए से 5% कम प्राप्त किया, ए से कितना परसेंट कम प्राप्त किया? इसने 5% कम प्राप्त किया। इसका मतलब ये जो 5% है ए का, किसके बराबर है? बी के। बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? तो आप कहोगे सर ए का 5%, किसका 5%? ए का 5% बराबर कितना है? 20। तो 1% कितना होगा? आप कहोगे सर 1% 4 होगा। तो 100% कितना हो गया? 400। 100% कितना हो गया? 400। ये किसका निकल के आया? ए का। किसका निकल के आया? ए का। जब ए को मिले 400 तो आपको पता है उसमें कहा ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। तो मुझे बताओ किसका बताना है? बी का। तो इसमें से 20 घटा देंगे तो आंसर बी का कितना आएगा? आप कहोगे 380। कितना आएगा? 380। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सा दिमाग में करना था।
5% बराबर 20, 1% बराबर 4, 100% 400, किसका 100%? ए का। ए को 400 मिले तो बताना है बी का, तो बी को कितने कम मिले? 20, तो आंसर क्या आएगा? 380। बहुत ही आसान सवाल है, समझ रहे हो ना? चलिए, तो देखो चीजें अगर आपके समझ में आती हैं, एक बार कॉन्सेप्ट अप्रोच आपको पता चल जाती है ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन किस तरह से पूछ लिया? टाइम एंड डिस्टेंस की लैंग्वेज देके पूछ लिया, रेस का क्वेश्चन बना के पूछ लिया। देखिए सवाल क्या कह रहा है, चीजें समझ में आ रही है ना आपके? यस और नो। देखिए जैसे मैंने कहा, जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह पर पार कर रही है, यानी 12 किलोमीटर कंप्लीट किया उसने, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का 80% हिस्सा पूरा किया। तो इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर की दौड़ता था, यानी कितने किलोमीटर की कंप्लीट रेस थी, ये बताओ। यानी जो रेस थी कंप्लीट कितने किलोमीटर। एक बात बताइए मुझे, जब इसने 12 किलोमीटर कंप्लीट किया, कितना किलोमीटर कंप्लीट किया? 12 किलोमीटर, तब इसे बताया गया कि आपने 80% कंप्लीट कर लिया। यानी कि आपको पता है कि जो 80% है, 80% पूरी दौड़ का, वो कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। एक तो ऐसे कर सकते हो, 80% 12 किलोमीटर। कोई भी चीज कितना होती है? 100%। तो आप कहोगे सर 100% आएगा 12/80 गुणा 100। बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर ये काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 4 बार, और 2 से कट गया 5 बार, और ये 4 से कट गया 3 बार। तो आंसर कितना आया? 15 किलोमीटर। आंसर कितना आया? 15 किलोमीटर। यानी कितना आंसर आएगा? 15 किलोमीटर आएगा। बोलो क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया ये। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो इसे, फ्रैक्शन से भी दिमाग में ही कर सकते हो। कैसे? 80% क्या होता है? आप कहोगे सर एक बार मैं लिख के बता देता हूं। 80% कितना होता है? 4/5। कितना होता है? 4/5। तो 4/5 बराबर कितना है? 12 किलोमीटर। तो इसे काटोगे 4 से, कितना है? 3। तो पूरी दौड़ कितनी होगी? 5 का गुणा 3 में कर देंगे, 5 दिया 15। सीधे से आंसर आएगा 15। कुछ नहीं करना, विदाउट पेन। 80% 4/5, 4 × 12 और 5 × 15। आंसर कितना आएगा? 15। ठीक है, तो आराम से पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीजें समझ में आई आपके? बढ़े। चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? देखो बड़ा भयंकर सा सवाल बना दिया है ना, कितना लंबा तगड़ा सवाल दिया। बहुत सारे बच्चे तो देखते ही नहीं, इतना बड़ा सवाल आ गया डर गए, आगे बढ़ो नहीं। देखो तो सही, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो वास्तव में है ही नहीं। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा तो है ही नहीं। आंसर तो 1 सेकंड में आएगा। देखो समझो क्या कह रहा है, ये भी परसेंटेज से क्वेश्चन दे दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया था ना कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए हैं। जैसे परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया, नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया, एवरेज का हर बार क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड हो गया। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन, यानी ऐसे टॉपिक हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे परसेंटेज वाली पूरी यूनिट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, क्लियर है, डिस्काउंट, ये ऐसे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर सिस्टम के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, एवरेज का एक क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, बाकी बहुत सारे जो टॉपिक है सबके आते हैं, लेकिन इनसे रेशियो सबसे ज्यादा रहता है। चलिए तो आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बोलिए। तो आप कहोगे सर सिंपल है, पहले पढ़ना स्टार्ट करो। क्या है? किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन 80% खरीदारी करते हैं। क्या करते हैं? खरीदारी के लिए गए। 50% पर्यटन पर गए, क्लियर है, जबकि 10% नहीं गए, होटल में विश्राम किया। ठीक है, तो बताइए क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला क्वेश्चन का आंसर कह रहा है 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन गए, दूसरा 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, मैंने कहा ये जो भी सदस्य थे वो अपने आप का कितने परसेंट थे, आप बताइए। आप कहोगे सर 100% थे, खुद का जितने भी हो, चाहे 5,000 हो, 50,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 10 हो, अपने आप का कितना है? 100%। इसमें क्या कह रहा है कि 80% खरीदारी के लिए गए। ये 80% क्या है? खरीदारी, शॉपिंग के लिए गए। शॉपिंग के लिए कितने गए? 80%। उसके बाद 50% ऐसे थे जो किसके लिए गए थे? 50% ऐसे थे जो टूरिज्म के लिए गए थे। क्लियर है? क्लियर है? अरे हाँ या ना। तो आप पर्यटन के लिए गए, घूमने के लिए गए, कितने गए? ये गए आपके कितने? 50%।
जबकि 10% ऐसे हैं जो नहीं गए, वो होटल में ही रहे, उन्होंने होटल में ही आनंद लिया। क्लियर है? अब देखो मुझे बताओ, टोटल कितना था? 100%। उसमें से 10% निकाल दो जो न जाने वाले, 10% न जाने वाले, तो जाने वाले कितने हैं? जाने वाले कितने हैं? आप कहोगे सर जाने वाले थे 90% जो होटल से निकल के गए। क्लियर है? अब लेकिन यहां कितना बन रहा है? 80 और 50 कितना बन रहा है? 130%। भैया हमारा तो 90%, ये 130 क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों में जाते हैं, ये दोनों में है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये 2 बार इंक्लूड हुआ है, तो इसे एक बार के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 130 में से 90 घटा तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 40%। यानी 40% ऐसे लोग हैं जो क्या है, खरीदारी के लिए भी गए और कहां गए, यानी पर्यटन पर भी गए। कितने लोग? 40%। अब देखो आपको जैसे कुछ भी पूछा है, जो भी आंसर आप बता सकते हो। पहला स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है? 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन गए। बिल्कुल सही है, पहला आंसर हमारा सही है। दूसरा 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए, केवल खरीदारी के लिए। तो मुझे बताओ ये कितने परसेंट है? 40। पूरा ये गोला यानी पूरा सर्कल कितने का? 50 का। तो 50 में से 40 घटेंगे तो क्या है? 10%। तो आप कहोगे सर केवल खरीदारी के लिए तो कितने गए थे? केवल पर्यटन के लिए। किसका कह रहा है? खरीदारी। ये पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के लिए 10%। अगर खरीदारी की बात करें, शॉपिंग के लिए गए कितने थे? 80। उसमें से 40 घटा दो तो केवल खरीदारी के लिए कितना आया? 40%। तो केवल खरीदारी के लिए 40 और यहां कितना दिखाई दे रहा? 20। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा? ओनली वन, ओनली वन, केवल और केवल एक। यानी केवल क्या आंसर रहेगा? 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए। बोलो क्लियर है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? आराम से करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन कहा उसे पढ़ो और बनाओ, आंसर आएगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी पूछ लेता है। एक ही स्टेटमेंट दे रखा होगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है? क्लियर है? तो आप इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। चले आगे की तरफ। समझ में आया? चलिए, समझ में आया ना? अरे यस, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने। देखिए बड़ा भयंकर सा सवाल दिखाई दे रहा है। देखो पूरा का पूरा पेज भर लिया इसने, है? समझ रहे हो ना कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया है। आप देखते डर जाओगे सर कैसे करें। अरे बहुत ही आसान है, समझ लो इतना बड़ा है, इसका मतलब आंसर सेकंडों में आएगा, आंसर सेकंडों में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी परसेंटेज से पूछ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है? ये 2019 के पेपर में ही आए। 2019 का ही पेपर है ये, सी सेट का। ठीक है? सी सेट 2019 के ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजू के पास 9,000 रुपए हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% है। हो गया आंसर आपका, हो गया। तो इसलिए वह एक मित्र से 2,000 रुपए उधार लेता है। तब बताइए। तो भैया आप कहोगे सर हमें दिया है, राजू के पास कितने पैसे थे? 9,000। उसने परसेंटेज में कितना बताया है? जितने का हैंडसेट है उसका 75% है। झट से आप बताओगे, मैं अगर आपसे पूछने लगूं भैया 75% क्या होगा, आप कहोगे सर 75% बराबर 3/4। क्यों? क्योंकि मैंने लिखवाया था, बताया था 25% कितना होता है? 1/4। क्योंकि 25% कितना होता है? 1/4। जो बच्चे को नहीं पता वो कैसे करेगा? 25% हटाओगे तो डिवाइड बाई 100, 25 एकन 25 और 25 चौका 100, 1/4। 25 या 75, इसका मतलब 3/4। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई? हाँ ना बोला करो, ऐसे नहीं किया करो, हाँ ना बोला करो। तो आप कहोगे सर 75% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो किसके बराबर होगी? आप कहोगे सर 3/4। इसका मतलब 3/4 बराबर कितना है? बराबर कितना है? मतलब जो भी प्राइस है उस प्राइस का 3/4 बराबर कितना है? 9,000 रुपए। काटोगे 3 से कटेगा 3,000 बार, तो वास्तव में जो हैंडसेट का प्राइस है वो कितना है? 12,000। कितना है? 12,000। इस राजू के पास में 12,000 रुपए होने चाहिए थे तब जाके हैंडसेट खरीदता। अब इसने अपने फ्रेंड से कितने, यानी 9,000 रुपए थे, 12,000 होने चाहिए। इसका मतलब इसके पास में कितने पैसे की और जरूरत थी? इसके पास कितने पैसे की और जरूरत थी? या इसे नीड कितने पैसे की थी? 3,000 रुपए की। कितने की नीड थी? 3,000। इसने फ्रेंड से केवल कितने लिए? 2,000। तो क्या हैंडसेट खरीद पाएगा? क्या मोबाइल खरीद पाएगा? मोबाइल हैंडसेट खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। अब देखो क्या कंक्लूजन है, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। देखते ही आंसर आ गया, यही है। अब तो आगे देखना ही नहीं है।
उसने क्या कहा कि कौन सा सही है, तो आप देखो तब कौन सा सही है, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, तो केवल हमारा पहले से आंसर मिल गया। फिर भी आप कहते हो कि सर एक बार और बता दो इनको आगे को, तो देख लो राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है, नहीं नहीं है, गलत है। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 500 रुपए और होंगे, यानी बचेंगे, क्या बचेंगे, नहीं, कमी हो रही है, यहाँ तो पूरा पैसे भी नहीं है पूरे, तो ये भी गलत हो गया। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास रुपए 1000 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे भाई साहब, पैसा ही पूरे नहीं है, पैसा ही पूरे नहीं है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या आपके मेरी बात समझ में आई? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो ना, लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, यही क्वेश्चन आपको डरावने लगते हैं, सर इतना बड़ा प्रश्न आया था, अरे भैया देख तो लो क्या है उसका मतलब, समझ रहे हो ना, एक बार ये तो देख लो कि क्वेश्चन तो बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है सेकंडों में आएगा आंसर, करने की जरूरत नहीं थी। 75% सीधे से कहोगे 75% 3/4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12,000 बनाने के लिए 3,000 और चाहिए, लेके आया कितना 2,000, तो इसका मतलब फिर भी हैंडसेट नहीं खरीद पाया, सेकंडों में आंसर आएगा। क्लियर है? अरे यस और नो, हाँ ना बोला करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने, देखो ये भी आपके सामने भयंकर सा क्वेश्चन है, देखने में डरावने क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। चलिए बताइए क्या कह रहा है, ध्यान से सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों ने में से 70 भारतीय थे, टोटल कितने थे, देखो ऐसे देख लो, टोटल कितने थे 100, 100 में से इंडियन कितने थे, इंडियन कितने थे 70, इंडियन 70 थे, बाकी जो भी फॉरेनर थे या क्या थे वो आपके कितने थे, वो 30 होंगे, ठीक है। यदि कुल प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं, ठीक है, यदि कुल, हाँ 2 बार लिख गया ये, यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी है, शाकाहारी मतलब आप देखो शाकाहारी कितने हैं, शाकाहारी कितने हैं 60% या 60 लोग हैं, 60 शाकाहारी हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं, दूसरा है कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। अगर आपने मान लिया कि 60 क्या है, 60 क्या है, 60 क्या है शाकाहारी, अगर सारे के सारे शाकाहारी मान लिया आपने, सारे के सारे शाकाहारी मान लिए, तो आप अगर मानोगे मैंने कहा सारे के सारे इंडियन अगर कैसे हैं शाकाहारी हैं, तो बताइए कितने इंडियन शाकाहारी हैं, 70 में से 60, तो मांसाहारी 10 से तो ज्यादा ही होंगे, या तो 10 होंगे या 10 से ज्यादा। मांसाहारी यानी नॉनवेज वाले कितने होंगे, यानी इंडियन जो है नॉनवेज खाएंगे वो कितने होंगे 10, तो आप देखो दूसरे वाला स्टेटमेंट सही है, कम से कम 10 भारतीय मांसाहारी हैं, बिल्कुल, या तो 10 होंगे या 10 से ज्यादा होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मैंने मान लिया कि जितने भी फॉरेनर हैं सारे के सारे क्या हैं शाकाहारी, जब 60 में से इधर 30 के 30 शाकाहारी हैं, तो आप बताइए यहां 70 में से 30 शाकाहारी होंगे, कितने शाकाहारी होंगे 30, तो बचे कितने आप कहोगे सर बचे कितने, आपको बचे कितने यहां से 40, लेकिन हमें क्या पूछा है कि कम से कम, तो आप कहोगे सर 30 इधर जब शाकाहारी हैं तो बचे 60 में से 30, तो इसका मतलब कम से कम 30 तो शाकाहारी इंडियन होंगे, कम से कम 30 इंडियन तो शाकाहारी होंगे, तो आपके दोनों आंसर सही हैं। पहला क्या है, कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कम से कम 10 प्रतिभागी भारतीय जो है मांसाहारी हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2, आंसर क्या आएगा 1 एंड 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक बार और समझा देता हूं मैं, एक बार और समझा देता हूं, देखो एक बार और समझ लो, टेंशन ना लो आप, मैं हूं ना आपके लिए। मैंने क्या कहा, टोटल 100 थे, उसमें से 70 क्या थे इंडियन, बाकी कुछ दूसरे देशों के थे, ठीक है 30। मैंने कहा अगर एक कंडीशन क्या बन सकती है कि सारे के सारे इंडियन शाकाहारी हैं, ठीक है, तो आप कहोगे सारे इंडियन मतलब कितने 60, 60 के 60 शाकाहारी हैं, तो बच कितने जाएंगे 70 में से, यानी इंडियन जिसमें थे, क्योंकि उसने क्या सारे के सारे इंडियन नहीं, उसमें क्या कहा जो भी कुल प्रतिभागी कितने हैं 60 शाकाहारी है, इसका मतलब जो भी कुल प्रतिभागी जो शाकाहारी थे वो मान लिया सारे के कौन से थे इंडियन। तो अगर 70 में से 60 इंडियन कैसे हैं शाकाहारी, तो बचेंगे क्या 10, यानी 10 जो इंडियन हैं वो मांसाहारी होंगे। तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा, कम से कम 10 इंडियन ऐसे हैं जो आपके मांसाहारी हैं, कम से कम 10 इंडियन ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, अब मैंने कहा दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसी कंक्लूजन समझने के लिए, जैसे आपको देखो विदेशी कितने हैं 30, विदेशी कितने हैं 30, शाकाहारी कितने हैं 60,
इधर माना था कि सारे के सारे जो शाकाहारी थे वो इंडियन थे, अब मैंने माना कि जो विदेशी कितने हैं 30, तो इसका मतलब 30 से ज्यादा तो विदेशी शाकाहारी हो ही नहीं सकते क्योंकि 30 ही हैं कुल। तो माना कि अगर विदेशी 30 हैं जो शाकाहारी हैं तो बचेंगे केवल क्या 30। इसका मतलब कम से कम 30 इंडियन, कम से कम 30 इंडियन तो आपके क्या होंगे, कम से कम 30 इंडियन क्या होंगे शाकाहारी। तो आपका आंसर दोनों सही है, तो आंसर क्या आएगा बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। इस तरह से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। क्या कोई समस्या होगी, यस और नो, क्या कोई समस्या होगी आपको, नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, क्या रहेगा आंसर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी परसेंटेज बेस पे आ गया क्वेश्चन, डिस्काउंट वाला, क्लियर है। तो आप दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो इन चीजों को, समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, कितने 8। लेकिन खुदरा व्यापारी ने उसे खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव किया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका, तो बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या है। अरे भैया देखो बहुत ही आसान सवाल है, पहले जो भी पैसे थे उसमें 8 हैंडसेट खरीद रहा था, कितने खरीद रहा था 8, अब कितने खरीदने लग गया 10, अब कितने खरीदने लग गया 10, बोलो हाँ। इसका मतलब पहले पैसा जितने भी थे, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, कैसे। मान लिया मैंने क्या कहा, पहले इसके पास में कितने पैसे थे, पहले भी उतने ही थे, आज भी उतने हैं, लेकिन पहले 10 हैंडसेट खरीद रहा था। ऐसे क्वेश्चन बना लो कि पहले सॉरी 8 खरीद रहा था, पहले 8 हैंडसेट खरीद रहा था। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब आप 8 हैंडसेट खरीद सकते हो, जितने पैसे हैं आपके पास। वो निकलने लग गया तो वो बोला भाई साहब 10 ले जाओ। इसका मतलब 10 हैंडसेट के पैसे की जगह कितने हैंडसेट के पैसे दे के आया, 8 के। इसका मतलब 10 की जगह 8 के पैसे दे के आया, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया। आप कहोगे सर 2 का डिस्काउंट मिला। अरे कितने का डिस्काउंट मिला, 2 का। किस पे मिला, 10 पे। 2 जो है 10 का कितना परसेंट, आप कहोगे सर कितना परसेंट, आंसर आएगा कितना 20%। बिल्कुल आसान सा सवाल है। कितना हो जाएगा 20%। क्या आपके समझ में आया। 8 रुपए थे उसके पास, 8 हैंडसेट खरीद रहा था, अब 8 रुपए में ही 10 खरीद रहा है, ऐसे मान लो। या फिर 8 हैंडसेट खरीद रहा था, अब 10 हैंडसेट खरीद रहा है उतने ही रुपए में। इसका मतलब 10 में कितने फ्री मिल रहे हैं, 10 में कितने फ्री मिल रहे हैं 2, 10 में फ्री कितने मिल रहे हैं 2। इसका मतलब 10 पे 2 फ्री। आप देखोगे कितना डिस्काउंट हो गया, 20% का हो गया। बोलो हाँ है ना। 10 पे 2 फ्री कितने का डिस्काउंट हो गया, 20%। क्या मेरी बात समझ में आई आपके। अरे हाँ ना, एक बार कमेंट करके बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप। देखो एक और बार समझो, 8 मोबाइल हैंडसेट के खरीदने के पैसे थे, अब हैं उतने ही पैसे में 10 खरीदता है, तो भैया 8 पहले खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा है। इसका मतलब पैसे 8 के ही थे, तो मैंने क्या कहा 10 मोबाइल हैंडसेट खरीदने पर 8 के बराबर पैसे देता है, यानी 8 के पैसे के बराबर देता है। इसका मतलब 2 जो है एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं। इसका मतलब 10 पे 2 की छूट, 10 पे 2 की छूट, तो कितना परसेंट हो गया, आप कहोगे सर 20% हो गया। कितना हो गया 20%। अरे हाँ या ना, समझ में आया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20%, यानी बी। क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अरे देखो कितना भयंकर सा सवाल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। आप कहोगे क्या सर कहां से लेके आ रहे हो, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है, सीसेट में आए हुए क्वेश्चन है, क्लियर है। जो बच्चे कह रहे थे सर पेपर बहुत टिपिकल है, टिपिकल है, वो क्या देखते हैं, वो लैंग्वेज देखते हैं, क्लियर है, सॉल्यूशन नहीं देखते। बहुत ही आसान चीजें हैं, समझो। आपको भी बहुत आसान लगने लगेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर क्या है कि आपको तो आसान लगता आता, अरे आपको भी लगेंगे। एक बार जब कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे ना, अप्रोच आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, बहुत ही आसान लगेंगे। देखिए क्वेश्चन, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, मतलब जो फुटबॉल वाला खिलाड़ी है उसका जो नंबर पड़े हुए हैं वो किससे विभाज्य है, 4 से। वो किससे विभाज्य है, 4 से। जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी है, यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य है, मतलब क्रिकेट वाला किससे विभाज्य है, 6 से, क्रिकेट वाला 6 से और फुटबॉल वाला 4 से। अब ये बताओ 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई, ठीक है। कोई ना कोई नंबर किसी न किसी स्टूडेंट के लिए है। तो उनमें से कितने विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो,
ऐसे समझो कि भैया फुटबॉल खेलने वाले जो भी विद्यार्थी होंगे वो 4 का मल्टीपल होंगे, 4 या 4 के मल्टीपल होंगे। क्लियर है, 4 से विभाज्य है। अब यहीं जो आपके क्रिकेट खेलने वाले जो होंगे, क्रिकेट खेलने वाले होंगे 6 का मल्टीपल होंगे, 6 या 6 का मल्टीपल होंगे। बोलो क्लियर है। आप ये बताओ दोनों में से यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलेंगे? यानी आप कहोगे सर वो ऐसे स्टूडेंट वो होंगे जिनमें 4 का भी भाग चला जाए और 6 का भी चला जाए, 4 का भाग भी चला जाए, 6 का भी चला जाए। तो 4 और 6 का भाग चला जाए मतलब इनका एलसीएम क्या है? 12। यानी उस संख्या में 12 का भाग जाएगा, उस संख्या में 12 का भाग जाएगा। तो मुझे बताओ 1 से लेके 100 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित हैं? मैंने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया था। सीधे से डायरेक्ट करो, कहां तक पूछा है? 12 तक, 100 तक। तो 100 में किससे विभाज्य? 12 से। तो 12 अट्ठे 96। पॉइंट वाली संख्या को नहीं लेंगे, केवल पूरी संख्या कितने बार भाग जा रही है? 8 बार। तो आंसर आएगा 8। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? 8। देखते ही आंसर बताओगे 8। क्लियर है, करने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना बड़ा सवाल दिखाई दे रहा था, आंसर बहुत ही कम समय में आ गया। सीधा सा बात है, 4 से विभाजित होना है, दूसरा 6, दोनों को किससे हो जाएंगे? देखो एक होगा 4 से और दूसरे वाला किससे होगा? 6 से। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? आप कहोगे सर 4 और 6 का एलसीएम 12। इसका मतलब जो दोनों में आएंगे वो 12 से विभाजित होंगे। तो 1 से 100 तक 12 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 100/12 और आंसर आ गया 8। 8 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, पूरा भाग जितना जा रहा है वहां तक लिखना है। 12 अट्ठे 96। तो आंसर क्या आएगा? 8। 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या है यानी कि आपके साथ 8 ऐसे स्टूडेंट हैं, ये पूरा टीम है, यानी कि जो भी बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। क्या? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। चलें भाई साहब, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने बहुत ही सुंदर सवाल। देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल दिया है, 2019 के पेपर में आया और इस पैटर्न के सवाल कई बार रिपीट भी हुए हैं। देखिए ये कह रहा है 1 से लेके 1000 तक पूर्णांकों को लिखा गया, इंटीजर्स को लिखा गया। क्लियर है, 1 से 1000 तक। तो अंक 5 कितनी बार आएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 5 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। तो समझिए, तो इसके लिए आपको 1 से लेके 1000 तक पूछा है, कभी 1 से लेके 200 तक पूछा, कभी 200 से 300 तक, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए भैया समझिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले बेसिक सा समझ लो, फिर सीधा सीधा आप ध्यान रखना अगली बार से। अगर सीधी सीधी बात करें ना तो देखो अभी पहले बेसिक समझा देते हैं, फिर सीधा सीधा आप ध्यान रखना। जैसे ये रहा आपका बेसिक, क्या है? ये रहा। मैंने कहा ऐसे समझो, अगर मैं 1 से लेके 100 तक की बात करूं, 1 से लेके 100 तक की बात करूं, तो 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएगा? देखो बहुत सारे बच्चों को पता है सर 20 आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं 5 कहां कहां आएगा। इकाई पे भी आ सकता है, दही पे भी आ सकता है। तो आप कहोगे सर 5 कहां कहां आएगा? एक तो 5 में आएगा, फिर उसके बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद में क्या हो जाएगा? 25 के बाद में 35, 35 के बाद में क्या हो जाएगा? 35 के बाद 45, 45 के बाद में क्या होगा? 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद कितना आएगा? 85, 85 के बाद में 95। ठीक है, बोलो हाँ। अब दूसरा एक और सीरीज चलेगी, कौन सी वाली? 51 से लेके, कौन सी रहेगी? 51, 52, 53, 54, ठीक है, 55, ठीक है, 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, 57 के बाद 58 और 58 के बाद 59, 59। क्लियर है, 59, 59। और इससे पहले 51 से पहले 50। अब देखो काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। अभी केवल एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर कुछ नहीं करना। 5 कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो ये रहे। इसके बाद 12 13 14 15 16, फिर उसके बाद 17, ये वाला काउंट हो गया। 17 के बाद 18 19 और 20। इसका मतलब अगर आप देखोगे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आएगा? 5 कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर 20 बार आएगा। 5 कितनी बार? 20 बार आएगा। ऐसे 3 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा? 20 बार। लेकिन एक संख्या कौन सी? 1 से लेके अगर 100 तक पूछता, एक कितनी बार आएगा? तो 21 बार आएगा। कितने बार आएगा? 21 बार। क्यों आएगा? क्योंकि एंड में नंबर क्या है? 100, और 100 में भी 1 है, इसलिए 21 बार आएगा। इसका मतलब जो संख्या पूछी है, जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कहा जैसे कि यहां दिया है 1 से लेके 100 तक, तो बताओ 1 कितनी बार है? 21 बार। क्यों आएगा? जैसे जो अंक पूछा है वही लास्ट वाले नंबर पे आ रहा है। जैसे यहाँ सैकड़े के अंक पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए 21 बार आएगा। नहीं है वो लास्ट में, तो हर अंक कितने बार आएगा? 20 बार आएगा। कितने बार आएगा? 20 बार। ये ध्यान रखिए, अगली बार से ये ध्यान रखिए, क्योंकि इतनी डिटेल नहीं करेंगे हम।
तो अगर 1 से लेके 100 तक की बात करें तो 5 कितनी बार आएगा? 20 बार। तो इसी के माध्यम से क्वेश्चन का देखो आप यहां से जवाब दे सकते हो, जवाब दे सकते हो क्या? जैसे सीधी सीधी बात करें, देखो अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आएगा? 5 20 बार आएगा। ऐसे ही 100 से लेके 200 तक, कहां तक? 100 से 200 तक। आप कहोगे सर 100 से नहीं, 101 से, सॉरी 101 से। 101 से 200 तक कितने बार आएगा? 20 बार। ऐसे ही 201 से लेके 300 तक कितने बार आएगा? 20 बार। ठीक है, फिर यहां देखोगे 301 से लेके 400 तक, कहां तक? 400 तक। यहां पे भी कितना आएगा? 20 बार आएगा। ऐसे ही अगर 401 से लेके अगर 500 तक देखोगे, कहां तक? 500 तक। तो देखो बताओ 20 बार आएगा या 21 बार? आप कहोगे सर 21 बार। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 5। इसमें आ रहा है ना, बाकी में नहीं आ रहा था। तो इसमें 21 बार आएगा, बाकी सब में कितने बार आएगा? 20 बार। बोलो क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें 501 से लेके और 600 तक, 501 से लेके 600 तक, यहां देखो कितनी बार आएगा? यहां 20 बार तो आएगा ही आएगा, 20 बार तो आएगा ही आएगा, साथ में 19 बार और, सॉरी 99 बार और आएगा, 99 बार और आएगा। क्यों आएगा? जैसे 501, 502, 503, 599, तो 5 यानी सैकड़ा के अंक पे आ रहा है सब में, तो 1 से लेके 99 तक आएगा, तो कितने बार आएगा? 99 और आएगा, 99 बार और आएगा। ऐसे ही देखेंगे 601 से लेके कहां तक? 700 तक, 700 तक देखेंगे कितना आएगा? 20 आएंगे। 701 से लेके कहां तक देखोगे आप? 800 तक, कितना आएगा? आप कहोगे सर 20 बार आएगा। 801 से लेके 900 तक देखोगे, 900 तक देखोगे कितने बार आएगा? 20 बार आएगा। और 901 से लेके 1000 तक अगर देखोगे, 1000 तक, तो कितने बार आएगा? फिर 20 बार आएगा। तो मुझे बताओ 20 बार कितने बार आ गया? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 के बाद 9, तो 9 दूनी 18, तो आप कहोगे 180 तो ये हो गया, 180 तो ये हो गया। यहां कितना? 21 ये हो गया, 21 ये हो गया, 99 ये हो गया। 21 और 99 जोड़ोगे कितना हो गया? 21 और 99 120, तो 120 और आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 300। यानी 1000 से लेके, सॉरी 1 से लेके 1000 तक 5 कितनी बार आएगा? आंसर क्या आएगा? 300 बार। आंसर क्या आएगा? 300 बार। क्या समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से जैसे इस क्वेश्चन में 5 पूछा गया है, कहीं 3 पूछ सकता है, कहीं 4 पूछ सकता है, तो आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे 1 से लेके 100, यानी 1 से लेके 100 तक पूछा है तो 20 बार आएगा। 101 से लेके 200 तक पूछा है तो आपका 20 बार आएगा। क्लियर है? लेकिन जिस अंक को पूछा गया और वही लास्ट में नंबर पर रिपीट हो रहा है, जैसे 500 है, जैसे 600 पूछता तो 600 आप देखते 600 में, जैसे मैं कहूं, अगर मैं कहूं 21 बार, यानी 6 किस में आएगा? 21 बार किस में आएगा? तो आप कहोगे सर 501 से लेके 600 में अगर 21 बार आएगा 6, यहां कितने बार आएगा? 21 बार 6 आएगा, क्योंकि कहां खत्म हो रही है? यानी सैकड़े के पे क्या आ रहा है? सैकड़े पे 6 आ रहा है। इसमें 21 बार आएगा, बाकी जो 1 से लेकर 100 तक 20 बार 20 बार 20 बार, इसी तरह से चलता रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए, आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आया? तो आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा? 300 आएगा। आंसर कितना आएगा? 300 आएगा। क्लियर है? क्या आपके समझ में ये बात मेरी आई? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो आगे से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और भी देखो स्टेप कटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं इतना ही करो, स्टेप कटिंग कर सकते हो। स्टेप कटिंग कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसे स्टेप कटिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे चीजें समझो आप। ठीक है, आप जैसे ही ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने लगो ना, चीजें सब समझ में आएंगी। आपको केवल क्या देखना है? आपको केवल क्या देखना है? देखो आपको पता है 1 से लेके 1000 तक है, तो इसमें वो दोनों निकाल दो। कौन सा? एक तो जहां पर 500 वाली सीरीज आ रही है, जैसे 501 502 503 वाली, एक तो ये वाला निकाल दो। और दूसरा कौन सा निकाल दो? दूसरा कौन सा निकाल दो? आप कहोगे दूसरा वो निकाल दो जिसमें 21 बार आ रहा है, क्योंकि दो चीज निकाल दो। एक 21 बार किसमें आएगा? जहां 500 पे खत्म है। तो 1 से लेके 1000 तक 100 के कितने बनेंगे? 100 के कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। लेकिन हमने दो निकाल दिए, तो सीधे से कितने बन गए? 8। कितने बन गए? 8। तो 8 गुणा 20, ये हो गया 160। क्लियर है? लास्ट में एक में कितने बार आएगा? एक में 21 बार आएगा। और एक में कितने बार आएगा? 20 प्लस 99, 20 प्लस 99, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आएगा 300। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने किस स्तर से चीजें समझी हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? लॉजिक पता चल गया तो आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं, लॉजिक लगाओ। ठीक है, चलिए बढ़े आपके आगे क्वेश्चन की तरफ, बढ़े क्या? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रश्न। क्या है क्वेश्चन? आपके सामने दिखाई दे रहा है, बताइए आंसर। एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कहा गया है, क्या कहा गया है बताइए जल्दी, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि 2001 में मीनू की उम्र
मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। कितनी थी? 1/3। क्लियर है? जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। भैया एक बात बताओ, केवल एक कॉन्सेप्ट ऐसे एज वाले में रेशियो के जब क्वेश्चन आते हैं, एक ही चीज दिमाग में रखो। क्या दिमाग में रखो? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। एक है मीनू और एक है मीरा। एक है मीनू, एक है मीरा। 2001 की बात करें, 2001 की या दो की 2002 की बात करें, तो मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 है। कितनी है? 1/3। इसका किसका? मीरा का। काकी के कौन आएगा? नीचे। इसका मतलब मीरा अगर 3 है तो मीनू कितनी है? 1। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यहीं अगर आप बात करोगे कब की? 2010 की। कब की बात करोगे? 2010 की। जब 2010 की बात करेंगे तो उसने कहा मीनू की उम्र, मीनू की उम्र किसका? मीरा का। किसका? मीरा का। मीरा की आधी है, मतलब मीरा की अगर 2 होगी तो मीनू की 1 होगी। यहां तक कोई समस्या? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए केवल एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है। मैंने कहा आप हो और आपका भाई है, आप हो आपका भाई है, आज दोनों में अंतर है 5 साल का। आज है अंतर 5 साल का, तो 10 साल बाद कितने साल का अंतर होगा? आप कहोगे 10 साल बाद भी 5 साल का रहेगा, आज भी 5 साल का रहेगा, 2 साल बाद भी 5 साल का रहेगा। मतलब जो डिफरेंस है उनकी एज के बीच में वो हमेशा वही रहेगा। क्लियर है? क्या बढ़ जाएगा डिफरेंस? नहीं बढ़ेगा। यानी आप अपने भाई से अगर 5 साल बड़े हो या आपका भाई 5 साल बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा। क्लियर है? उतना ही बड़ा रहेगा। तो देखो, अगर यहां डिफरेंस की बात करें, यहां डिफरेंस कितना है? 2 का, और यहां डिफरेंस कितना है? 1 का। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? डिफरेंस ऑलवेज इक्वल। क्या रहेगा? बराबर। तो बराबर नहीं है, नहीं है तो भाई साहब चिपका दो इसमें कुछ ना कुछ। चिपका दिया। क्या चिपका दिया? आप कहोगे सर यहां चिपका दिया 2, 2 से गुणा यहां कर दिया तो 2 से यही करना पड़ेगा यहां पे भी। इसका मतलब मीनू की उम्र पहले कितनी थी? 1। अब 1 से कितनी हो गई? 2। 1 से कितनी हो गई? 2। मुझे बताओ, 1 से 2 हो गई, कितना बढ़ गई? 1 बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 1। लेकिन सवाल में 2002 से लेके 2010 तक कितना बढ़नी चाहिए थी? 8। एक मेरे हिसाब से और सवाल के हिसाब से 8 साल। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 8 साल। पूछा किसका? मीनू के जन्म का वर्ष क्या था? तो भैया 1 बराबर 8 साल, तो 1 बराबर 8 साल। इसका मतलब 2000 में 2002 में मीनू कितने साल की थी? 8 साल की। 2002 में कितने साल की थी? 8 साल की। हमें बताना है मीनू का जन्म कब हुआ। तो भैया 2002 में से 8 साल घटा देंगे, 2002 में से 8 साल घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1994। यानी जो मीनू का जन्म हुआ था 1994 में हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? तो जो मीनू का जन्म हुआ था 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994। क्लियर है? ऑल क्लियर? क्या आपके समझ में आया? यस और नो? आप कहोगे सर बिल्कुल ओके है। एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। टेंशन काहे ले रहे हो आप? टेंशन नहीं लेनी है आपको, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं करना। एज वाले क्वेश्चन रेशियो वाले आते हैं तो रेशियो देखो, मीरा की 1/3 है तो 1 3 हो गया, फिर बाद में हो गई आधी तो 2 1 हो गया। अंतर कितना है? 2। यहां कितना? 1। अंतर बराबर करने के लिए 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4, 2 1 2। 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ गया? 1। 1 बराबर कितने साल में बढ़ा? 8 साल में। तो मीनू की उम्र 2002 में कितनी थी? 1। 1 बराबर 8। जब 2002 में 8 साल की थी तो हमें 8 साल पहले, यानी जन्म जब कब हुआ इसका, तो 8 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1994। आंसर आएगा 1994। क्या इतनी बात समझ में आई आपके? हो जाएंगे। तो देखो, ये अगर आपसे कॉन्सेप्ट और अप्रोच अगर आपको अच्छे से पता है ना, तो कोई टिपिकल कुछ है ही नहीं, कुछ कठिन है ही नहीं, सब कुछ आसान है। बताओ, अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कठिन है? नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है। क्लियर है? कब? जब आपको चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, और ये लाइक और शेयर करते रहा करो। समझ रहे हो ना? चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर किया करो, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए। इतनी सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आता हूं। क्लियर है? कंप्लीट एक ही जगह आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मिलता है, बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है, पूरे कलेक्शन जो भी आपके पेपर में आ रखे हैं प्रश्न, उनका कलेक्शन, सब कुछ है। आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं, सारी चीजें मैं दे रहा हूं। क्लियर है? तो इसका बेनिफिट सबको होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखा करो इस चीज का, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। क्लियर है? देखिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए आंसर क्या होगा। ये 2019 के पेपर के क्वेश्चन हैं, 2019 के हैं। राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 1300 रुपए खर्च किए और राजेश ने 1500।
तो भैया राकेश ने 1300 और राजेश ने 1500, कुल मिला के बताओ जल्दी कितने पैसे खर्च कर दिए। आप कहो सर बहुत पैसे खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए? 2800। अरे हाँ या ना? राकेश ने कर दिए 1300 और राजेश ने 1500, तो कुल पैसा कितना खर्च कर दिया? 2800। क्लियर है? अब मैंने कहा 2800, लेकिन उसने कहा कि रैकेट की कीमत गेंद की कीमत का 3 गुना है। जो रैकेट की कीमत है ना, जो रैकेट का प्राइस है, किसका? बॉल के प्राइस का 3 गुना है। अगर बॉल 1 रुपए की है तो रैकेट कितने का है? 3 का। ये क्या है? प्राइस का रेशियो। कोई समस्या? अब एक बात बताओ, 10 ही तो रैकेट खरीदे और 10 ही बॉल, तो 10 रैकेट खरीदो, जैसे यूनिट मान लो, जैसे 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यूनिट रेशियो को अगर चेंज करते हैं तो यूनिट मान लिया। तो अगर आप देखोगे रैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 अगर रैकेट है तो आपका रैकेट का प्राइस क्या हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा। अगर यहां बॉल भी 10 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा बॉल का प्राइस? आप कहोगे सर 10 यूनिट हो जाएगा। कुल मिला के खर्चा कितना होना चाहिए था? 40 यूनिट। कितना होना चाहिए? 40 यूनिट। जबकि 40 से काटोगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 70। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 70। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? क्लियर है? 1 यूनिट बराबर कितना आया? 70 रुपए आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? हमें बताना है तो रैकेट की कीमत कितनी है? भैया रैकेट की कीमत कितनी है? 3 यूनिट। कितनी है? 3 यूनिट। और 3 गुणा 70 कर दो, 70 चिपका दो इसके पीछे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 210। आंसर आएगा 210। क्लियर है? सीधे से आंसर आ गया 210। क्या था सवाल में? बताओ, कुछ था? आप कहो कुछ नहीं था सर, अब तो आसान लगता है। आप करते हो तब तो आसान लगता है, हमसे नहीं होता। अरे होगा आपसे भी सब होगा। टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना? आप समझ पाए मेरी बात? अरे यस और नो? क्या आपके मेरी बात समझ में आ रही है, पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से समझ लो। मुझे लगता है कुछ बच्चों के अगर नहीं समझ में आया तो उन्हें एक बार फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी। देखिए, बॉल के प्राइस का जो रैकेट का प्राइस है 3 गुना है। रैकेट इसका मतलब बॉल 1 रुपए की है तो रैकेट कितने का है? 3 रुपए का। 10 ही रैकेट खरीदे, 10 ही बॉल, तो 3 यूनिट है तो ये 30 यूनिट हो गया खर्च। इस पे 10 यूनिट। टोटल खर्चा कितना है? 40 यूनिट। जबकि टोटल खर्चा हुआ कितना था? 1300 इसने खर्च किए, 1500 इसने। 1300 और 1500 कितने हो गए? 2800। आप कहोगे जीरो से जीरो कट गया, 4 से कट गया 7 और जीरो चिपका दी। 1 यूनिट बराबर 70। 1 यूनिट 70 है। हमें निकालना रैकेट का प्राइस कितना है? 3 यूनिट। और आंसर आया 3 गुणा 70 और 210। 210। क्या समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई आपके? यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सर बिल्कुल समझ में आ गया, सब आ गया। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बड़ा सुंदर सा सवाल है। देखो, आपको यहां से पता चल रहा होगा यूपीएससी का पूछने का तरीका क्या है, क्या पूछता है, वो क्या जानना चाहता है। देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, आपकी समझ देख रहा है, आपकी सोच देख रहा है। एप्टीट्यूड मतलब आप क्या उसके लायक हो जो वो आपसे चाह रहा है। क्या आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हो? ये आपकी यानी कि एक सोच देख रहा है, आपकी यानी आपकी क्या एप्टीट्यूड जांच रहा है। क्लियर है? हाँ, क्या आप इसके योग्य हो। देखो, इस तरह से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ जानना चाह रहा है आपसे। बताइए आंसर क्या आएगा। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल पे, ध्यान से पढ़िए। अगर हिंदी नहीं समझ में आती है थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लिया करो। कभी कभी अगर हिंदी में अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश पढ़ लिया करो। जैसे इसने क्या कहा, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विमिंग आफ्टर अ गैप दे रखा है, गैप ऑफ 2 days एंड 3 days रेस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार। क्या है? क्रमानुसार। क्लियर है? ऑफ 1 जनवरी, पहला कब जाता है? 1 जनवरी को जाते हैं दोनों लोग। ठीक है? तो मुझे बताइए दूसरी बार आपस में कितनी तारीख को जाओगे? बहुत ही ध्यान से पढ़ना है सवाल को, 1 सेकंड में आंसर। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी लोग, कमेंट में आंसर बताइए सब लोग जल्दी से। आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर आंसर बहुत ही सुंदर आएगा। बहुत सारे बच्चे तो बोल्ड हो जाएंगे। देखो, इस सवाल में मैंने देखा था पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर दिया था कंफ्यूजन में कुछ और दे दिया। ठीक है? क्योंकि उन्होंने हिंदी में देखा, शायद हिंदी में शायद उनके समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन गैप दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? गैप। गैप का मतलब 2 दिन का बीच में गैप है, एक में 3 दिन का गैप है। समझो ऐसे करके, ऐसे समझो। जैसे कि पहला अगर पहली तारीख को मिले दोनों, ये पहला वाला पहली को गया तो दूसरी को नहीं गया, तीसरी को नहीं गया, तो गया कब था? चौथी को गया। इसके बाद में 2 दिन का फिर नहीं गया, 5वीं को, 6वीं को, तो कब गया? 7वीं को। नया नहीं गया आपके बाद किसके को नहीं गया? 7, 8, 9, तो फिर कितने को गया? 10 को गया। फिर उसके बाद नहीं गया किसको? नहीं गया किसको? न 11 न 12, तो 13 को गया। ऐसे ही आप आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे ही आप आगे बढ़ा सकते हो।
यहीं अगर बात करें दूसरे की, गैप कितने का है, 3 का, 1 2 3, तो कितने को गया 5, सीधा सीधा 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 9 में 4 जोड़ देंगे 13। इसका मतलब इसकी भी 13 तारीख आ रही है और इसकी भी 13 तारीख आ रही है। 13 तारीख ऐसी है जहां दोनों एक बार फिर मिलेंगे, दोनों एक बार फिर मिलन होगा इनका, फिर इनका एक और बार मिलन होगा। अगर कब होगा मिलन समारोह, 13 तारीख को, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट कर सकते हो, पहला कितने दिन का गैप है, 2 दिन का, पहला कितने दिन का गैप है, 2 दिन का, तो आप कहोगे सर 1 में 3 जोड़ दो, गैप है तो मतलब तीसरे दिन, गैप 2 दिन का है मतलब तीसरे, तो आप कहोगे 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, ऐसे ही बढ़ा सकते हो। यहां 3 दिन का गैप है तो 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, तो आपको दिखाई देगा 13 यहां पे भी है, 13 यहां पे भी, तो आंसर क्या आएगा, 13 जनवरी को फिर से मिलन समारोह होगा। क्या खुशी होगी उन दोनों के बीच में, है ना। क्लियर है, एक बार फिर पुनः मिल गए वो 13 तारीख को। समझ में आया, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ, आ गया समझ में। क्लियर है, तो इस प्रकार से कर सकते हो। क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है, 13। और जिन बच्चों ने 2 2 जोड़ के किया था उन्होंने कुछ और ही आंसर बता दिया था। ठीक है, 2 और 3 जोड़ के, जोड़ना क्या था, 3 पहले में, दूसरे में 4। ठीक है, अरे हाँ या ना, यस और नो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े, चलिए देखिए। अब ये देखो कितने सुंदर सुंदर सवाल हैं पूरा पेज भर लिया इन क्वेश्चनों ने। तो वो बच्चे जिन्होंने पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे या फिर पेपर में सीधे उससे पहले सीसेट इस अप्रोच से नहीं पढ़ा, तो वो डर गए होंगे हमसे ना हो पाएगा। अरे भाई साहब बिल्कुल कर लोगे, जो जितना बड़ा दिखाई दे रहा है वास्तव में बहुत छोटा है। आपको तो अप्रोच पता होना चाहिए, अप्रोच मैं दूंगा ना, मैं करूंगा इसे बहुत छोटा, टेंशन मत लो। आप भी करने लग रहे होंगे कुछ समय बाद। देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल है। 1000 मीटर की दौड़ है, कितने मीटर की है, 1000 मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ थी। भैया कितने मीटर की दौड़ थी, 1000 मीटर की, 1 किलोमीटर की दौड़ थी। एक्स वाई जेड 3 प्रतियोगी थे, मतलब 3 ने पार्टिसिपेट किया, एक्स वाई जेड। मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं, एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे दौड़ना शुरू करता है, जेड एक्स से 64 मीटर आगे दौड़ना शुरू करता है। वाई और जेड को 1000 मीटर की एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, तभी कह रहे हैं। देखो एक यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको, पढ़ना भाई साहब कंप्लीट पढ़ेगा, समझ रहे हो ना, पढ़ना सब पढ़ेगा। अप्रोच बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, कंटेंट समझ रहे हो ना, कंटेंट जो आपको दे रहा हूं ना आपको समझ रहे हो, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, हर पैटर्न के क्वेश्चन कराता हूं। क्यों, क्योंकि यूपीएससी में कभी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है, लड़ाई के लिए पहले से तैयार होना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चीजें आपको बहुत बेस्ट मिलेंगी। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब हमें पता है एक बहुत ही सुंदर सी रेस हो रही थी, बड़ी सुंदर रेस हो रही थी। क्लियर है, कितने आदमी थे, आप कहोगे सर कितने आदमी थे, अरे बोलो कितने आदमी थे, जल्दी से बताओ। स्क्रीन ये हो गई ब्लैक, यस। देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्या है, कितने आदमी थे, 3, एक्स वाई जेड, कितने थे, एक्स वाई जेड, बोलो। क्लियर है, यहां एक्स खड़ा था, इससे कितने मीटर आगे, इससे कितने मीटर आगे, जल्दी से बताओ, इससे कितने मीटर आगे, हाँ 40 मीटर आगे वाई था उससे, और एक्स से कितने मीटर आगे, 64 मीटर आगे जेड था। देखो हाँ जी, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमने क्या कहा, ये है आपकी दौड़ 1000 मीटर की, कितने मीटर, 1000। यहां भाई साहब एक्स खड़े हैं, यहां भाई साहब एक्स खड़े हैं, फिर दूसरी जगह कौन से भाई साहब खड़े हैं, फिर दूसरी जगह भाई साहब खड़े हैं वाई, यहां वाई खड़े हैं, और तीसरी जगह जेड खड़े हैं। ये इससे कितने मीटर आ गया है, 40 मीटर, और ये इससे कितने मीटर आ गया है, 64। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल लॉक कर दो। अगर मैं कहूं बाई से जेड कितना आ गया, आप कहोगे सर वाई से जेड 24 मीटर आ गया, और बहुत सारे बच्चे तो 24 आंसर बता के चले गए। नहीं भाई साहब बिल्कुल गलत है। एक बात बताओ, 24 मीटर आगे कब खड़ा होता है, 24 मीटर आगे कब खड़ा होता है, तो देखो 40 मीटर आगे पहले से खड़ा है, रेस कितने मीटर की थी, 100, इसका मतलब 40 घट गया, तो अब रेस कितने की है, इन दोनों के बीच में कितने की है, आप कहोगे सर बाई और जेड के बीच में कितने की हो गई, बाई और जेड के बीच में तो कितनी होगी, 960। बोलो हाँ, इसका मतलब वाई जो जेड को खड़ा करेगा 960 मीटर की दौड़ में कितना आगे खड़ा करेगा, 40 मीटर आगे खड़ा करेगा, सॉरी कितना आगे खड़ेगा, 24 है ना, 24 मीटर। लेकिन वो कह रहा 1000 मीटर की दौड़ करवानी है इनके बीच में, कितने की करवानी, 1000। जब 960 मीटर में 24 आगे खड़ा होता है, तो कितने मीटर में, 1000 में कितना खड़ा होगा,
तो आप कहोगे 1000 में खड़ा होगा 24/960 गुणा 1000। तो 24 से कितने बार कट गया? 40 बार। 0 से 0 उड़ा दी, 4 से कितने बार? आप कहोगे 24 चौका 96, 4 से 1000 है ना, 1000 है, तो 4 से कितने बार? 25 बार। तो आंसर आएगा 25 मीटर। आंसर आएगा 25 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी ये जो बात है आपके समझ में आई? यस और नो? आप कहोगे सर सब समझ में आ गया। एक बार और समझो, एक बार और समझो, बिल्कुल लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक है। देखो रेस हो रही थी पहले 1000 मीटर की, एक्स ने वाई को खड़ा कर दिया कि जाओ, तुम जाओ अपनी जिंदगी जी लो, क्लियर है, 40 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, फिर भी मैं हरा दूंगा। ऐसे ही जेड से कह दिया कि तुम 64 मीटर जाके आगे खरीद जाओ। तो अगर एक्स से वाई खड़ा है आगे 40 मीटर और इससे जेड कितना खड़ा है 164, तो वाई और जेड कितना आगे खड़ा होगा? जेड जो वाई से कितना आगे खड़ा होगा? तो कहोगे 64 में से 40 घटा दो 24। अब रेस अगर आप यहां देखोगे वाई और जेड, यानी वाई कहां खड़ा है? वाई को कितनी रेस कंप्लीट करनी है? 40 मीटर आगे खड़ा है, टोटल रेस कितनी थी? 1000, 1000 में से 40 आगे पहले से खड़ा है, तो कितनी रेस कंप्लीट करनी है? 960। अब 960 मीटर की दौड़ में वाई से जेड, 960 मीटर की दौड़ में वाई से जेड, 960 मीटर की दौड़ में जो वाई से जो जेड खड़ा होता है, कितना आगे खड़ा होता है? 24 मीटर। 960 में 24 मीटर, तो 1000 में कितना? 24/960 गुणा 1000, और आंसर आएगा 25 मीटर। आंसर आएगा 25 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? इतनी बात समझ में आई? आराम से कर सकते हो भाई साहब प्रश्न, क्लियर है? केवल आपको अप्रोच पता होनी चाहिए अच्छी, क्लियर है? चलिए बात करें आगे की तरफ। देखिए बस वास्तव में बता रहे हैं, जिन बच्चों ने 19 वाला पेपर अच्छे से नहीं, मतलब उससे पहले प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी होगी, तो उन्हें बहुत टिपिकल लगा होगा, ठीक है? हाँ देखो मैं बताऊं आपको, दिनों दिन सी सेट का लेवल बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी के लिए आपको प्रॉपर पहले से तैयार रहना है, क्लियर है? अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में और अप्रोच के साथ, ठीक है? बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्या है? देखिए बड़ा सुंदर सा सवाल है। आपको पता लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे भी क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के प्रश्न पूछता है यूपीएससी सी सेट में, ठीक है? चलो देखो प्रश्न है आपके सामने बहुत ही सुंदर। क्या कहा गया है क्वेश्चन में भाई साहब? दिखाई नहीं दे रहा आपको? देखिए x 25 के बराबर या उससे बड़ा है। जो x का मान है, जो x का मान है या तो 25 है, या तो 25 है, या तो 25 है, या 25 से बड़ा है। या तो आपका x जो है 25 है या 25 से बड़ा है, बोलो हाँ है ना? या तो 25 है या 25 से बड़ा है। जो y का मान है या तो 40 से कम है या उसके बराबर है। y का मान या तो 40 से कम है या उसके बराबर है, बोलो हाँ या ना? 40 से कम है या उसके बराबर है। कोई समस्या? अरे कोई समस्या? हाँ या ना? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा सदैव सही होगा? तो देखो पहला, x इज ग्रेटर देन y, क्या हमेशा x y से बड़ा होगा? x इज ग्रेटर देन y, अरे भैया 25 के बराबर है, जब ये 25 होगा और सपोज ये 40 हो गया तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स, अगर y माइनस एक्स, आप कहोगे जरूरी थोड़ी है, अगर y अगर 40 से घट के अगर 30 हो गया और ये 25 हो गया तो क्या 15 से ज्यादा होगा? 15 से ज्यादा होगा नहीं। लेकिन ये वाली कंडीशन पे देखोगे कि y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, y माइनस जो x है हमेशा या तो 15 से छोटा होगा या 15 के बराबर होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर ये 40 होगा, मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? 40 वाई, और मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25। तो 40 में से अगर 25 घटाओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम कितना दिखाई दे रहा है? में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर डिफरेंस कितना ही दिखाई दे रहा है? इज लेस देन, y इज लेस देन और इक्वल टू 15, तो आप कहोगे सर मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 15, क्योंकि या तो 25 है x, या तो 25 है या 25 से बड़ा है, तो 25 से छोटा तो हो नहीं सकता, सॉरी मिनिमम। x मिनिमम कितना है? x मिनिमम कितना है? x का न्यूनतम मान कितना है? 25, और y का मैक्सिमम मान कितना है? 40। तो x 25 से छोटा नहीं हो सकता और y 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप कहोगे बड़े से बड़े में से छोटा छोटा घटाओगे तभी जाके मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। तो इसका मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? अधिक से अधिक 15 डिफरेंस हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, हमेशा इससे कम ही आएगा, हमेशा इससे कम ही आएगा। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? बोलो जल्दी बताओ, नहीं तो एक बार फिर समझो। देखो मैंने क्या कहा,
x जो दिखाई दे रहा है, x जो दिखाई दे रहा है या तो 25 से बड़ा है या 25 के बराबर है। क्लियर है? इसका मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 25 है, y जो है या तो छोटा है 40 से या बराबर है। इसका मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 40 है। तो मैक्सिमम से मिनिमम घटाओगे तभी ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंट मैक्सिमम कितनी है? 40, मिनिमम कितनी है? 25। तो आंसर अंतर कितना आएगा? 15। यानी अंतर जो रहेगा 15 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता, या तो 15 होगा या 15 से कम होगा। तो सीधे से आंसर हमारा क्या रहेगा? हमारा सीधे से आंसर रहेगा सी, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। या तो 15 होगा या 15 से छोटा होगा। क्लियर है? तो इस तरह से प्रश्न कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और बाकी मैं सीरीज आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से करा भी रहा हूं और कराऊंगा आगे के लिए। ठीक है? सारे टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, एक छोटी छोटी बात भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है? जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीजें सेव हो जाएं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, डरना भी नहीं है। अरे सर कैसे करेंगे? अरे हम है ना, आपको तो बस करना है, रिवीजन करना है। बाकी मैं कराऊंगा, क्या कंटेंट देना है आपको, किस तरह से अप्रोच देनी है, वो मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त सा सवाल ये रहा। नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन। किन किन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है एक बार कमेंट करो सब लोग। क्लियर है? और आंसर भी बताओ। जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा है सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? उड़ा दो इस सवाल को जल्दी से, जल्दी से इस प्रश्न को उड़ा दीजिए। बहुत ही सुंदर सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? दो अंकों की धनपूर्ण संख्या है, यानी पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? टू डिजिट क्या है? द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव है ये। इसके अंकों को उत्क्रमित करने पर बनी संख्या, यानी अंकों को उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उनका जो अनुपात है 4:7 है। तो ऐसी युग्मों, ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसी कितनी संख्या संभव है? देखो एक बार बेसिक समझो। मैंने क्या बताया था? हमेशा दो अंकों की जो संख्या है, आप क्या मानते हो? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई मान लिया। अब ये कह रहा है कि इसके अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए, तो इसके अंकों को परिवर्तित कर देंगे तो x की जगह y, y की जगह x, तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। अब इनका जब रेशियो देखा जाता है तो रेशियो है 4/7। रेशियो क्या है? 4/7। कुछ नहीं है, आपको कैंची चलाओ, गुणा कर दो। ये कितना हो जाएगा? 17x प्लस कितना हो जाएगा आपको? 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14y, 14y प्लस 4x। बोलो हाँ, x के पास x जाएगा, x के पास x जाएगा और y के पास y। लेकिन ऐसा होता नहीं है, x के पास x नहीं जाता, वो तो कहीं और जाता है। देखिए अब आपको पता है कि 70x और ये क्या है? 4x। तो x के पास जब x आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 70 में से 4 घटेगा तो 66x। बोलो हाँ या ना? देखो मैथ जिंदगी जीना भी सिखाता है, समझ रहे हो ना? मैथ जिंदगी जीना भी सिखाता है, वास्तव में ऐसा होता है। तो 70 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 66। और ये 40 यहाँ है, बाई वाई के पास जाएगा तो आपको पता है कितना? 7 घटेगा तो 33y। बोलो हाँ। तो x से y का जब रेशियो देखोगे तो x अपॉन y आएगा कितना? 1/2। कितना आएगा? 1/2। इसका मतलब भाई साहब अगर x 1 होगा तो y कितना होगा? 2। इसका मतलब क्या होगा? x कौन सा था? x कौन सा था? दहाई का अंक, और y कौन सा है? इकाई का अंक। मतलब जो भी संख्या बनेगी, मतलब जो भी संख्या बनेगी उसका जो इकाई का अंक होगा दहाई से दुगना होगा। तो ऐसी कितनी संख्या संभव है? आपको सर सबसे पहले क्या हो सकता है? इकाई से यानी क्या है? दुगना, दुगना। तो आपको सबसे पहले पहले एक ही मान लो, एक मान लो। अगर इस पे एक है तो इसका दुगना 2 हो जाएगा। यहां 2 है तो कितना हो जाएगा? 4। यहां 3 है तो 6 हो जाएगा। यहां 4 है तो 8 हो जाएगा। क्या 5 है तो 10 हो जाएगा? नहीं, 10 तो 2 अंकों की हो जाएगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो केवल कितनी संख्या संभव है? आपको सर 1 2 3 4 कितनी संभव है? 4। अरे हाँ या ना? चीजें वही हैं भैया, घुमा फिरा के देता है। किसी में डायरेक्ट अंतर पूछ लेता है, किसी में डायरेक्ट कितने से डिवाइड होगा, क्या होगा, चीजें वही हैं, घुमा फिरा के देता है। इसमें रेशियो भी लगा दिया, 2 क्वेश्चन दे दिए, रेशियो भी लगा दिया, नंबर सिस्टम भी लगा दिया। समझ रहे हो ना? एग्जाम का पैटर्न देखो, समझ रहे हो? रेशियो भी पूछ लिया इनडायरेक्ट, और आपसे क्या पूछ लिया? यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम की भी जानकारी, एक ही प्रश्न में 2 जानकारी। क्या समझ में आया? अरे हाँ या ना? जल्दी से बताओ। चलो एक बार और समझा देता हूं। बाकी मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, सब कुछ एक बार देख लेना जिन्होंने क्लास नहीं ली है। मैं आपको बता दूं एक और बात, मेरी जो क्लास रहती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी रहती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है नीचे, उस लिंक पर जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां से क्या होगा? सारी जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलती रहेंगी, जो भी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं इनकी पीडीएफ भी मिलती रहेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, HKZ1।
जिससे क्या होगा, कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा आपको यहां से, ठीक है, साथ में ही आपको मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की होती है प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा और साथ में ही डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर है? देखिए सवाल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सवाल को, क्या रहेगा आंसर भाई साहब। दो अंकों की संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। क्लियर है? उल्टा कर दिया, x को y, y को x, तो 10y प्लस x हो गया। आपको पता रेशियो क्या हो गया, 4/7, 4/7, बोलो हाँ। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 धाम 70, 7y बराबर 40y और ये हो गया 4x। x के पास x जाएगा तो 66x हो गया, y के पास y जाएगा तो 33y हो गया। यहां से x अपॉन वाई का जो रेशियो आया, x और y का रेशियो आया 1:2। इसका मतलब अगर आपका दहाई का अंक 1 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 2। इसका मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, दहाई के अंक से दुगना है। तो कौन कौन सी संभावना है, तो संभावना क्या है, अगर इकाई दहाई के अंक पे 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा तो 8 होगा। मतलब 12, 24, 36 और 48, केवल कितनी संख्या संभव है, कितने युग्म संभव है, 4। आंसर क्या आएगा, 4। बोलिए मेरी इतनी बात समझ में आई आपके? अरे हाँ ना, बोला करो भैया। और देखो लाइक भी कर दिया करो, है ना, सब लोग लाइक क्या करो, देखो लाइक करोगे ना, इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आपको इनसे बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है? और शेयर भी किया करो, सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबको मतलब सबको, समझ रहे हो ना? यस। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो कंप्लीट आप इसे करने के बाद एक बार रिवीजन और किया करो, नोट्स बनाओ इन सबके नोट्स बना लो। क्लियर है? हाँ, एक में ऐसे करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे, एक में फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस तरह से बनाते रहो, जिससे पेपर टाइम पर रिवीजन करने में बहुत आसानी मिलेगी, रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सुंदर सवाल है, बताइए क्या है आंसर, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। जो ईना नाम की लड़की थी वो माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी, कोई समस्या नहीं। उसकी माता उसके पिता के 3 वर्ष छोटी हैं, उसकी माता उसके पिता के 3 वर्ष छोटी हैं, उसकी माता उसके पिता के 3 वर्ष छोटी हैं। ईना से, हाँ ईना से, हाँ देखो यहाँ देखो 13 वर्ष की है। जब ईना कब की थी, ईना कितने के वर्ष की है, ईना 13 वर्ष की है। थोड़ा सा देख लो, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ईना कितने वर्ष की है, 13 वर्ष की। तो 24 वर्ष बड़ी है, कौन बड़ी है, 24 वर्ष बड़ी है। देखो इधर देख लो, यहाँ मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ देख लो, ईना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। उसकी जो माँ की उम्र है वो छोटी है किससे, पिताजी से, पिताजी से छोटी है। क्लियर है? एंड 24 ईयर ओल्ड देन ईना। तो ईना क्या है, ईना से कितना है, बड़ी है, यानी पिताजी से तो छोटी है 3 साल, पिताजी से छोटी है 3 साल, लेकिन 24 साल बड़ी है किससे, ईना से। ईना से कितने साल बड़ी है, 24 साल। हु इज 13 ईयर ओल्ड, जो कि ईना कितने साल की है, 13 साल की। जब ईना 13 साल की होती है, उसकी मम्मी, देखो ऐसे समझे, बहुत ही आसान सवाल है, बताओ कितना आसान सवाल है। यहाँ हिंदी में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, देख लो। देखिए भैया हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, देखो हमने ये कहा भाई साहब, जब ईना की उम्र 13 साल होती है, ईना है, ईना की माताजी हैं और ये इनके पिताजी हैं, फादर। ईना की माँ, यानी ईना की जब उम्र 13 साल की होती है, ईना से बड़ी उनकी जो मम्मी है, यानी मम्मी जो है उनसे कितनी बड़ी है, 13 यानी 24 साल बड़ी है, उनकी माताजी जो 24 साल बड़ी है। तो इनकी माताजी कितनी हो जाएंगी, आपको 13 में 24 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 37। माताजी 37 साल की, जबकि पिताजी से कितनी छोटी है माताजी, 3 साल। इसका मतलब पिताजी कितने बड़े हैं, 3 साल। तो पिताजी कितने साल के हो गए, 40। बोलो हाँ, पिताजी 40 साल के थे। कब पिताजी 40 साल के थे, जब ईना 13 साल की थी, जब ईना 13 साल की थी। तो व्हाट एज डिड ईनाज फादर गेट मैरिड, तो शादी के समय ईना के पिताजी की उम्र क्या है भैया, 40 साल के आज हैं, जबकि उनकी बेटी जो ईना है कितने साल की है, 13 साल की। जबकि शादी के कितने बाद ईना पैदा हुई थी, 4 साल बाद। तो 4 और 13 कितना हो गया, 17। 4 और 13 कितना हो गया, 17। इसका मतलब 17 घटा दोगे तो पिताजी आ जाएंगे 23 साल। बहुत ही सुंदर से ये जो इनके पिताजी थे, किस एज में इनकी शादी हो गई, 23 साल की उम्र में। किस एज में इनकी शादी हो गई, 23 साल की उम्र में। क्या आपके समझ में आया, क्या आपके समझ में आया? अरे भैया बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या दिक्कत है इस सवाल में, बहुत ही आसान है। देखो
ईना जब 13 साल की है तो इनकी माताजी 24 साल बड़ी हैं, तो मतलब कितने साल की हो गई? 37 साल। इनके जो पिताजी से माताजी 3 साल छोटी हैं, या फिर ये कह दो पिताजी बड़े हैं माताजी से 3 साल, तो पिताजी कितने साल के हैं? 40 साल। कितने साल के? 40 साल। जब ईना 13 साल की है, लेकिन 4 साल बाद शादी के पैदा हुई थी, तो 4 और 13 कितना हो गया? 17। तो अगर 17 घटा देंगे तो आंसर कितना आया? 23। यानी उनके पिताजी तो थे कितने साल के थे? 23 वर्ष के। कब? शादी के समय। कब? शादी के समय। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? यस और नो? देखो बहुत आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन, सीधे सीधे पढ़ो और आंसर बताओ, सीधे सीधे पढ़ो और आंसर बताओ। क्लियर है? क्लियर है? अरे हाँ या ना? उसके पिता 3 वर्ष छोटी है और ईना से, हाँ ईना से, जो कि कौन सी है? जो 13 वर्ष की है, या तो की जगह जो आएगा, तो की जगह जो लिख देना, तो की जगह जो लिख देना, जो मतलब ईना से जो 13 वर्ष की है, 24 वर्ष बड़ी है, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो की जगह जो लिख देना। ठीक है, आंसर आया। चलें बढ़े आगे, बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह से एवरेज वाला जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने, बहुत क्वेश्चन कराए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा है। जल्दी से आंसर बताओ, इसे फोड़ दो, जल्दी से फोड़ दो इसे, सबका आंसर आना चाहिए, ये आंसर तो सबका आना चाहिए सेकंड में। समझ रहे हो ना? मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्तर से समझाया है, ये आंसर तो सबका आना चाहिए। क्लियर है? देखिए बाबूजी, क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न? आपसे प्रश्न कह रहा है कि 100 विद्यार्थी थे, कितने स्टूडेंट थे? 100। औसत कितना था? 40। बाद में यह पढ़ा गया कि एक विद्यार्थी का अंक कितना था? 53 था, लेकिन गलती से क्या कर दिया? 83। तो मैंने क्या कहा था भाई साहब, एक तरफ लिख लो राइट और एक तरफ लिख लो रॉन्ग, कभी गलती नहीं होगी। एक तरफ लिख लियो सही अंक कितने थे और एक तरफ गलती से कितना हो गया। सही कितने थे? 53। सही कितने थे? 53। गलती से क्या पड़ गया? 83। गलती से 83 पढ़ा गया। तो भैया 83 को अगर 53 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 30 कम करना पड़ेगा। अरे कितना कम करना पड़ेगा? 30 कम करना पड़ेगा। अब जो 30 है सबके हिस्से में बटेगा, क्योंकि औसत पे कम करना है हमें। ये तो 30 तो टोटल में से कम हो रहा है, लेकिन हमें तो सब में से करना है, मतलब औसत मतलब सबके हिस्से में बांटना है। पहले औसत कितना था? एवरेज कितना था पहले? 40। अब इसमें 30 कम करना है, लेकिन सब में कितने लोगों में बांटना है? 100 लोगों में। तो कितना कम होगा? 0.3। तो 40 में से 0.3 कम हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 39.7। कितना आएगा? 39.7। ऑल क्लियर? क्या आपके समझ में आया? मुझे उम्मीद है ये तो बहुत अच्छे स्तर से समझ में आ गया। बोलो यस, अरे हाँ ना बोला करो। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नंबर सिस्टम का जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट रहेगा, और आंसर बताइए क्या आएगा। आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से इसे उड़ा दो, उड़ा दो। देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक अंक की कितनी संख्या है, आप कहोगे सर 9। मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको। क्या बताया था? कभी भी आपसे कोई पूछा जाए, एक कॉन्सेप्ट बताया था, जल्दी से बताओ। 1 डिजिट के कितने नंबर हैं? आप कहोगे सर 9। मैंने कहा 2 डिजिट के कितने नंबर हैं? आप कहोगे सर 90। 3 डिजिट के कितने नंबर हैं? आप कहोगे सर 900। ऐसे ही आप 4 डिजिट के कितने नंबर हैं? आप कहोगे सर 9 के पीछे 3 जीरो चिपका दो। मतलब जितने डिजिट के नंबर निकालने हैं, जैसे मैंने कहा 1 डिजिट के तो 9 आ गया, 2 डिजिट के निकालने तो इसका मतलब 2 डिजिट बनाने हैं यहाँ पे, तो 90 को 2 डिजिट बनाने के लिए मतलब 1 जीरो चिपकानी है। क्लियर है? तो आपको पता है 3 डिजिट के निकालने मतलब 90 तो आएगा, तो 2 जीरो और चिपका दो। 4 डिजिट के निकालने तो मतलब 9 तो आएगा, सॉरी 9 तो आएगा, 9 तो आएगा। यहाँ 3 डिजिट में 9 तो आएगा, 2 जीरो चिपका दो। 4 डिजिट में 9 तो आएगा, 3 जीरो चिपका दो। क्लियर है? ऐसे में कहूं 5 डिजिट के कितने नंबर हैं, तुम कहोगे 5 के सामने कितनी जीरो चिपका दो? 4। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ करके पृष्ठ संख्या डालता है, कुल मिलाकर 3000 कितना है? 3089 अंक प्रयोग में लाता है। मतलब डिजिट कितने प्रयोग में लाता है? जितना उसने लिखा तो उसमें डिजिट कितने यूज किए? 3089। क्लियर है? उसके बाद इस प्रकार इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? क्लियर है? तो देखो कुछ संख्या ऐसी होंगी पृष्ठों पे 2 अंकों की लिखी गई होंगी, कुछ संख्या ऐसी होंगी 3 अंकों की लिखी गई होंगी। तो देखो जल्दी से बताइए आप, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। एक अंक की कितनी संख्या है? एक अंक की कितनी संख्या है? 9। एक बार डिटेल बताता हूं फिर सीधे से। 2 डिजिट की कितनी संख्या है? 2 डिजिट की कितनी संख्या है? 90। 3 डिजिट की संख्या कितनी है? 3 डिजिट की संख्या कितनी है? 900। तो कम से कम 3 डिजिट की तो आएंगी। क्लियर है? 3 डिजिट की तो आएंगी। अब इसके बाद में 4 डिजिट की भी आएंगी, इसमें 4 डिजिट की भी आएंगी। तो अगर 4 डिजिट की कितनी है अभी पता चलेगा। अभी वैसे तो होती 9000, लेकिन यहां कितनी प्रयोग हुई है वो पता चलेगा। तो 1 डिजिट वाली के लिए कितना है? 9 डिजिट प्रयोग होंगे। 2 डिजिट वाले के लिए 90 दूनी 180, 180 अंक प्रयोग होंगे।
3 डिजिट वाली के लिए कितना प्रयोग होगा, आपको होगा 2700 प्रयोग होगा। कुल मिला के यहां तक कितना प्रयोग होगा, यहां तक कितने टोटल प्रयोग हो गए, आप कहोगे सर 2889 प्रयोग हो गए। जबकि हमारे कितने डिजिट लगे थे, 3089। तो इसमें से घटाओगे 200 डिजिट, 200 डिजिट यहां से लिए गए, कितने डिजिट, 200 डिजिट। जबकि एक डिजिट कितने का है, यानी एक संख्या कितने डिजिट की है, 4 की, तो 4 का भाग दे दो तो कितनी संख्या है, 50 संख्या यहां है। कितनी है, 50 संख्या यहां है। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मुझे बताइए 4 अंकों की कितनी संख्या है, 50। तो मुझे बताइए पृष्ठ कितने हैं, जितनी संख्याएं हैं उतने ही पृष्ठ होंगे। तो संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी है, देखो आप देखोगे 999 ये हो गई, 999 ये हो गई, 50 और हो गई, तो आंसर क्या आएगा, 1049, 1049। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। जितनी संख्याएं होंगी उतने ही आपके पेज होंगे। क्लियर है, क्योंकि एक पेज पे आप देखोगे एक तरफ कितना लिखा जाएगा, एक तरफ आपका कितना लिखा जा रहा है, एक तरफ कितना लिखा जा रहा है। आप कहोगे सर एक तरफ कितना लिखा जा रहा है, जैसे एक अंक की संख्या है तो पूरी एक संख्या, 2 अंकों की संख्या पूरी संख्या ही लिखी जाएगी ना एक पेज पे। क्लियर है, चलिए समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, बाद में आप इसमें स्टेप कटिंग भी कर सकते हो। जैसे कैसे स्टेप कटिंग कर सकते हो, दिमाग में करो, एक अंक 9, 2 अंकों की 90 तो मतलब 99 हो गई, 99 हो गई। 3 अंकों की अगर जोड़ ली जाए, 3 अंकों की भी जोड़ ली जाए, मैं कहूं एक से लेके और 999 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होगा, आप सीधे से बताओगे 999 तक होगा 2889, 2889। ये पहले से पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक अंक वाली संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 9। एक से लेके 99 तक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 189, और एक से लेके 999 तक 2889, 2889। सीधे से कहोगे 2889 में से कितना घटा दो, यानी टोटल कितना था, 3089, 3089 में से कितना घटा दिया, देखो 3089 में से 2889 घटा दिया तो आप कहोगे सर कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। यानी इसमें हमारी 2889 में एक अंक की आ गई, 2 अंकों की, 3 अंकों की। तो अब कितनी रह गई, जो 200 डिजिट प्रयोग किए हैं ये 4 अंक वाली संख्या के लिए किए। तो एक संख्या के लिए 4 अंक, तो 200 डिजिट या 200 अंक कितनी संख्याओं के लिए, 4 का भाग दो 50। 50 संख्याएं ये हैं, 900 ये हैं, 90 ये हैं, 9 ये हैं, तो आंसर आएगा 1049। और आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्या आपने इसे कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर रखा है। सेट किया है तो सेकंडों में आंसर बताओगे, अगर नहीं भी किया है तो आप करोगे तो 30 to 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैटर्न के जो भी प्रश्न होंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे ना। देखिए मैं बहुत अच्छे स्तर से सारी चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करो इन्हें, ठीक है, हाँ, और शेयर भी किया करो। देखिए बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने आ गया है, और बताइए आंसर क्या होगा। ये है आपके सामने प्रश्न। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये रहा क्वेश्चन। यदि किसी उचित भिन्न, उचित मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जहां न्यूमरेटर यानी अंश छोटा है किससे, हर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मैंने फ्रैक्शन में पढ़ाया था ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर है, बोलो हाँ। उचित अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो पूर्ण परिणामी बताइए। परिणामी भिन्न होगी, हमेशा मूल भिन्न से छोटी, हमेशा मूल भिन्न से बड़ी, हमेशा मूल भिन्न के बराबर। इस प्रकार होगा कि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैंने आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे मैंने कहा कि ये 5 बटे, पहले कोई फ्रैक्शन थी, पहले कोई 4/5 थी, 4/5 थी, ठीक है। इसमें भी आपको अगर मैंने कहा 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, जैसे चाहे 2 जुड़वा दो, 2 जुड़वा दिया तो 6 हो गया, और 2 जुड़वा दिया 7 हो गया। 3 जोड़ दो तो कितना हो गया, 7, और 3 जोड़ दो 8। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी कौन। आप कहोगे सर 4/5 से बड़ी है 6/7, और 6/7 से बड़ी है 7/8। क्यों, मैंने क्या कहा था, डिफरेंस निकालो इनका, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1। तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी। तो मुझे बताओ इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी, इन दोनों में कंपेयर करेंगे ये बड़ी। कहने का मतलब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या जोड़ी जाए, क्लियर है, तो आपको क्या रहेगा, हमेशा जो परिणामी फ्रैक्शन होगी, परिणामी जो भिन्न होगी, मूल भिन्न से यानी इनिशियल वाली फ्रैक्शन से हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या हो, मूल भिन्न से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। हमेशा क्या होगी, बड़ी। हमेशा क्या होगी, बड़ी। हमेशा मूल भिन्न से बड़ी होगी। अगर जोड़ा जाए
क्या कह रहा है, समान संख्या दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ी जाए तो हमेशा मूल भिन्न से जो परिणामी संख्या है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी, हमेशा क्या होगी, बड़ी। मैंने बहुत अच्छे स्तर से आपको फ्रैक्शन समझाया है, तो एक बार आप जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो एक बार जाके क्लास ले लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, वहां से आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ बताया है मैंने, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा मूल भिन्न से बड़ा। आंसर क्या आएगा, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा। चलिए बढ़े आगे की तरफ, बोलो हाँ या ना, चलें। चलिए देखिए सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए 15 व्यक्ति जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, 3 दोनों भाषाएं पढ़ सकते हो। देखो इस तरह के जो यानी ये जो ग्राफ से जो यानी कि आपके जो फिगर से बनाने वाले क्वेश्चन, आपको पता है एक ही पेपर में 3 से 4 मतलब 3 क्वेश्चन पूछ लिए। जो अपन आप करते हैं कि कुछ इतने बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, या फिर कुछ ट्रेवलिंग के लिए गए थे, कुछ कहाँ गए थे, जैसे कहाँ गए थे, कुछ रह गए थे घर पे, और कुछ कहाँ थे, ट्रेवलिंग के लिए थे, और कुछ आपके कहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे, और क्या थे, कुछ शॉपिंग के लिए। तो आपको पता है इसी पेपर में 19 वाले में ही दो तीन क्वेश्चन इसी पैटर्न से आ गए। तो आपको सारे पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आप टेंशन ना लो, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं बता तो रहा हूं आपको, सारी चीजें इसी तरह से रहेंगी, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए 15 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं, 15 व्यक्ति, 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं। देखो ये रहे आपके टोटल जो भी हैं, कितने व्यक्ति हैं, 15 हैं। इसमें से फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, ये हैं 7। 8 हैं अंग्रेजी बोलने वाले, 8 कैसे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, तथा 3 इन दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो ये बाहर हैं, 3 ऐसे हैं। ठीक है, इसका मतलब बीच में जो है दोनों में आ रहे हैं। इसका मतलब देखो 15 में से अगर 3 घटा दिए तो आपको पता है 3 नहीं बोलते हैं, तो बोलेंगे कितने, 12, बोलने वाले कितने, 12, जबकि 8 और 7 हमारे हिसाब से कितने हो रहे हैं, 15। क्यों हो रहे हैं 15, होने चाहिए 12, क्योंकि भाई साहब ये दोनों में, बीच में जो आ रहा है ये दोनों में काउंट हो गया। तो दोनों में बोलने वाले कितने हैं, 3। दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, 3। दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, 3। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, उसने कहा यदि कितने व्यक्ति यथार्थत एक भाषा पढ़ सकते हैं, एक भाषा पढ़ सकते हैं, केवल एक भाषा। तो मुझे बताओ फ्रेंच पढ़ने वाले कितने, 7, जबकि 3 ऐसे हैं फ्रेंच भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। तो अगर 7 में से 3 घटा दिया तो यहां कितने आएंगे, 4, यहां कितने आएंगे, 4। केवल फ्रेंच पढ़ने वाले, केवल एक भाषा कौन सी, फ्रेंच पढ़ने वाले 4। यहां टोटल कितना है, यहां टोटल कितना है, आप कहोगे सर 8, 8 में से 3 घटा दो तो कितना है, 5। तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने, 5, 5 ये हो गए, 8 ये हो गए, और 8 सॉरी 5 ये हो गए और 4 ये हो गए, 5 ये हो गए और 4 ये हो गए, 4 और 5 कितना हो गया, 9। आंसर क्या आएगा, 9। केवल एक भाषा पढ़ने वाले, तो केवल एक भाषा पढ़ने वाले कितने लोग हो गए, आप कहोगे सर 9 हो गए। क्लियर है, क्या समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या कहा भाई साहब, टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, 15। इनमें से 3 नहीं बोलते हैं कोई भी भाषा, तो कितने हैं, 12। जबकि यहां देखो 7 और 8 कितना है, 15। 15 में से 12 घटा दो कितना है, 3। 3 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। जब 7 में से 3 ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं, तो केवल फ्रेंच वाले कितने, 4, और केवल इंग्लिश वाले कितने, 8 में से 3 घट गया 5, तो 5 और 4 आंसर 9, आंसर 9। क्या मेरी ये बात समझ में आई, क्या मेरी ये बात आपके समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या ये बात समझ में आई आपको, सर बिल्कुल समझ में आ गई। इनका रिवीजन करना है, नोट्स बना के रखने हैं, आपको अप्रोच देखनी है क्या मैं यूज कर रहा हूं, इसी तरह से आपको भी प्रयोग करनी है। बाकी कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक वाइज। बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने है, दिखाई दे रहा क्या है, ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यूनिट डिजिट से आंसर है और डिविजिबिलिटी दोनों का प्रयोग करना है, इसमें डिविजिबिलिटी का आपका प्रयोग करना है और बताइए आंसर। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने होगा। क्या है क्वेश्चन, ये रहा, क्या है क्वेश्चन, ये रहा। देखिए मैंने क्या कहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 136 में 5b7 जोड़ा गया, 136 में क्या जोड़ा गया, 5b7। ठीक है, तो आंसर कितना मिलता है, जो आंसर मिलता है, क्या मिलता है भाई साहब, अभी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ये रहा आंसर। क्या है आंसर, ये 7a3, और ये कहा है ये 7a3 है जो डिविजिबल है किससे, 3 से। इससे पहले शर्त दे दी कि ये डिविजिबल किससे है, 3 से। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यहां यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो आप देखो 7 और 3 कितना है, 10। इसका मतलब 10 के बाद क्या होगा, इसकी जगह एक ही जगह क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या है, एक ही जगह क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 10 और 2 12 हो जाएगा।
15 करने के लिए फिर क्या हो जाएगा, 5 बढ़ना पड़ेगा, फिर 15 के बाद 18 करने के लिए 8 बढ़ाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 8 आ सकता है। बोलो हाँ। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर देखो, 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 कितना है, 13, हासिल का 1, हासिल का 1। अब यहाँ 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़ेंगे, ए आ जाए। लेकिन यहां देखो 1 प्लस 5 कितना होना चाहिए, 6, लेकिन यहां कितना आ रहा है, 7। 7 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे भी एक हासिल का आया होगा, या इसका मतलब यहां पे भी एक हासिल का आया होगा। हासिल का आया होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो जोड़ने पे, दोनों संख्याओं को जोड़ने पे ये जो ए होगी, ए तो एक डिजिट है, यूनिट डिजिट है, यानी जोड़ने पे जो योगफल आ रहा होगा उस पे, यानी उसका एक हासिल का अगले पे चला गया। तो इसका मतलब हमें देखो 3 और 1 कितना हो रहा है, 4, 3 और 1 कितना हो रहा है, 4। 4 में कौन सी संख्या जोड़ें, 4 में कौन सी संख्या जोड़ें कि आप देखो 4 में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये आंसर क्या हो, आंसर क्या हो, 2 अंकों की संख्या हो जाए। तो आप कहोगे 4 में अगर आप क्या है, 4 में यानी, लेकिन आपको पता है 2 अंकों में इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या तो 8 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो 4 में अगर 2, 4 में अगर ये कितना है, आंसर कितना है, 5 जब आएगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको देखो 4 और 1 5, सीधा सा 1 अंक की है, 2 अंकों की नहीं है। 8 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, आप कहो सर 4 में 8 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, सीधा 8 हो जाएगा, केवल 1 अंक की है, तो ये दोनों नहीं होंगे। इसका मतलब इकाई के अंक पे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा मतलब क्या है, 2 कब आएगा, 4 में क्या जोड़ा जाए, 2 आए, तो आप कहोगे सर 2 नहीं बनेगा, वो तो 12 बनेगा। क्या बनेगा, 12। तो 4 में क्या जोड़ा जाए कि 12 आए, तो आप कहोगे सर 8 जोड़ा जाए। बी की जगह क्या आएगा, 8, बी की जगह क्या आएगा, 8। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? क्या मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्लियर है? कर पाओगे, कर पाओगे? अरे हाँ या ना, तो बताइए आपका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर क्या रहने वाला है, आप कहोगे सर 8। क्या रहने वाला है, 8। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 8। ठीक है, कर सकते हो इस तरह से, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, लगा सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बताइए आंसर। क्या कहा है, डॉलर का अर्थ विभाजित करना है। देखो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सीधे से है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी रीजनिंग में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप कर दीजिए, यहीं करा देते हैं, कर दीजिए। डॉलर को क्या बोला गया, डिवाइड बोला गया, एट द रेट को गुणित बोला गया, हैज का मतलब घटाया है, तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। देखो 10 है, 10 के बाद यहाँ 5 है, 5 के बाद 1 है, और 1 के बाद 5 है। एट द रेट यानी सबसे पहले डॉलर है, डॉलर का अर्थ है डिवाइड, डॉलर का अर्थ है डिवाइड। यहां एट द रेट का मल्टीप्लाई है, और हैज का मतलब क्या है, माइनस। तो आप कहोगे सर इसमें इसका डिवाइड, यानी 5 इंटू क्या, बोर्ड मास लगाते हैं पहले डिवाइड, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, है ऐसे करके बोर्ड मास लगा सकते हो। तो आप डिवाइड करोगे तो इसके मल्टीप्लीकेशन में 5 से 5 खत्म होगा, तो क्या बचेगा 1, और 10 में से 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 9। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? आराम से कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिए। अरे हाँ या ना, कर लोगे क्या? अरे 10 माइनस 5 एकन कितना हो गया, 5, डिवाइड कितना है, 5, 5 में 5 से भाग दोगे तो 1, 10 में से 1 घटाओगे 9 ही नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ नहीं आती आपके? आ गई ना? तो इस प्रकार में सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं मैंने आपको बताया, किस तरह से चीजें आती हैं। क्लियर है? प्रीवियस ईयर का जो पेपर डिस्कस किया है मैंने, आपको समझ में आया होगा। हमें ये भी पता चला होगा आपको कि अप्रोच क्या रहने वाली है। कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो आप समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको बता देता हूं, जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता है ना, क्लास की टाइमिंग क्या है। क्लासेस की जो टाइमिंग है मेरी, जैसे 8:30 बजे से क्लास रहती है डेली, 8:30 बजे से यूट्यूब पे जहां भी क्लास ले रहे हो। अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूं मैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूं। वहां जाके मुझे फॉलो करिए, वहां से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारी क्लासेस, और आपको क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर है? हाँ, और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी का आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते। टेलीग्राम का जो चैनल यानी जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है HKG1, आप यूज करिए, और इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 10%, किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हो और 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। साथ में ही क्या होगा, आपको प्रॉपर मुझसे जुड़ सकते हो आप,
कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या है, आपका समाधान होगा हर तरह से। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह से सीरीज लेके आऊंगा मैं आपके लिए। नेक्स्ट भी यही सीरीज इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, ठीक है, जबरदस्त रहो, अपना बचाव करो, ठीक है, हाँ, और ख्याल रखो अपना और फैमिली का। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।